Assalamu alaikum. So our next chapter is electrostatics. Question number 1. 3-point charges plus q and minus q are placed at the corners of an equilateral triangle of side A. Another charge plus q is kept at the centroid. Force exerted on q is. बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन है। देख लीजिए आप, इसमें आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे आपके पास 3 चार्जेस है, दैट्स प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। सिंस इट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। आवर क्वेश्चन इज, ठीक है, 3-point charges plus q and minus q are placed. तो plus q and minus q are placed at the 3 corners of an equilateral triangle of side A. Another charge plus q is kept at the centroid. तो एक चार्ज आपने रखा है, वो बिल्कुल इस ट्रायंगल के सेंटर पे यहां पे रखा आपने, जिसका मैग्नीट्यूड है q, कैपिटल Q प्लस q. सो आवर क्वेश्चन इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन q इज, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है इस पे कि इस चार्ज पे कितना फोर्स है। तो फॉर दैट इस पे कितना फोर्स है, तो देख लीजिए आप। देखिए ये जो चार्ज है ये इसको रिपल करेगा, सो दिस चार्ज विल रिपल इट लाइक दिस। सो द डायरेक्शन, बिकॉज लाइक चार्ज इज रिपल, तो ये हमें इस पे फोर्स निकालना है। तो ये हमारा जो है दैट चार्ज अंडर कंसिडरेशन जिसपे फोर्स निकालना है, तो ये चार्ज जो है इसको इमीडिएटली रिपल करेगा विद द फोर्स एफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मैग्नीट्यूड बाद में देखेंगे। इसी तरह इन द सेम फैशन ये चार्ज इसको रिपल करेगा और द रिपल्शन विल बी लाइक दिस। ठीक है। एंड अगर आप इन दो का रिजल्टेंट देखेंगे, पहले इस फोर्स को भी देख लीजिए आप। तो इसने इसको रिपल किया बाय फोर्स F एंड ये भी सेम फोर्स से, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन तो डिफरेंट है ही। तो मैग्नीट्यूड सर सेम क्यों है? क्योंकि ये चार्ज भी प्लस क्यू और इस पे एक्सर्ट कर रहा है, ये चार्ज भी प्लस क्यू इस पे एक्सर्ट फोर्स कर रहा है। एंड नंबर सेकंड थिंग इज, ये सेंट्रॉइड पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक कॉर्नर से सेंट्रॉइड तक जो डिस्टेंस होता है वो होता है a/√3। सो यू नो दिस कि ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक कॉर्नर से एक वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक जो डिस्टेंस होता है वो होता है साइड a डिवाइडेड बाय √3। तो अगर आप ये भी निकालेंगे तो इट विल बी a/√3, अगर आप ये भी निकालेंगे इट विल बी a/√3। सो द लॉजिक इज साइड डिवाइडेड बाय √3। तो ये जो दो फोर्सेस है इनका जो रिजल्टेंट है वो इनके बीच में एक्ट करेगा कहीं, क्योंकि दे आर इक्वल फोर्सेस, सो द रिजल्टेंट विल बाइसेक्ट, द रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस। और ये एंगल आप देख लीजिए, दिस एंगल इज टोटल हियर 120 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री, तो ये सारा एंगल जो है 120 डिग्री है। अगर ये सारा एंगल 120 डिग्री है तो हमने वेक्टर फिजिक्स में पढ़ा होता है, व्हेन 2 वेक्टर्स आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड एंगल इज 120, देन जो रिजल्टेंट जो होता है दैट रिजल्टेंट इज इक्वल टू वन ऑफ द टू। रिजल्टेंट इज इक्वल टू वन ऑफ द टू, क्योंकि वेक्टर फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है, जब भी आपके पास फिजिक्स में 2 वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हो और एंगल उनमें जो है 120 डिग्री होता है, एंगल 120 डिग्री होता है, तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। रिजल्टेंट एक तो बाइसेक्ट करता है और 2 में से 1 के बराबर होता है, तो 2 में से 1 के बराबर है। दैट्स व्हाई दीज 2 फोर्सेस आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, एंगल इज 120, क्योंकि एंगल 120 है, फिर 120, 120, 360 टोटल एंगल है। तो इन दो का रिजल्टेंट F आ जाएगा एंड दैट विल बी टुवर्ड्स दिस। ठीक है, दैट विल बी लाइक दिस। एक सेकंड आप रुकिए, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूं। डायरेक्शन थोड़ा मैंने यहां जो है, तो दिस इज द ट्रायंगल हियर एंड जो फोर्स है पहला ये, दूसरा फोर्स ये है। इन दो का जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल, चूंकि एंगल 120 डिग्री है, ये रिजल्टेंट यहां की तरफ एक्ट करेगा, तो दिस फोर्स विल बी F, बिकॉज व्हेन 2 वेक्टर्स आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड then resultant at 120 is equal to one of the 2 forces, तो हो गया F। फिर इन दो का तो F आ गया। अब आप देख लीजिए ये जो है माइनस क्यू, ये प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा along the same axis because it's an axial force। तो ये माइनस क्यू जब इसको अट्रैक्ट करेगा वो फोर्स भी F ही होगा। तो डायरेक्शन यहां क्लियर है कि अट्रैक्टिव फोर्स है। सर फोर्स F ही कैसे रहा? क्योंकि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बट और डिस्टेंस भी जो है a/√3। तो इट मींस यहां पे अब इस पे जो नेट फोर्स है वो 2 फोर्सेस इन द सेम डायरेक्शन जब एक्ट करते हैं तो नेट फोर्स जो होगा दैट नेट फोर्स विल बी 2F, क्योंकि 2 वेक्टर्स, तो इन दो का रिजल्टेंट भी F और इसका अकेला फोर्स F, वो सेम डायरेक्शन में, जब 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं रिजल्टेंट होता है बराबर सम ऑफ द वेक्टर्स, दैट्स 2F। सो इट्स 2F। F हो गया, कोई भी एक फोर्स लीजिए, तो कोई भी एक फोर्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
देन इट इज क्यू क्यू, दैट इज स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस जो है a by root 3, इट्स a by root 3 एंड a by root 3, तो इट्स a by root 3 का स्क्वायर। तो a by root 3 का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर और root 3 का स्क्वायर हो गया 3 ऊपर आएगा, तो ये हो गया 3 2 6 इंटू 1 by 4 pi epsilon naught q q by it is that a square only here. So this should be the net force on this charge. This is the net force. So it is 6 times 1 by 4 pi epsilon naught. 6 times 1 by 4 pi epsilon naught देख लीजिए आप. It is 6 times 1 by 4 pi epsilon naught q q by a square. तो second option is the answer of this question. Second option is the answer. Very important question. Equilibrium जो है इसमें हमें इस पे जो है net force निकालना था. We have to calculate net force. तो पहले मैंने इसकी वजह से repulsive force, इसकी वजह से repulsive force और इसकी वजह से जो है attractive force. तो इन दो का रिजल्टेंट F इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा क्योंकि when two vectors are of same magnitude और एंगल 120 है तो एक तो रिजल्टेंट बाइसेक्ट करता है और उसका मैग्नीट्यूड वन ऑफ द वेक्टर के बराबर होता है और फिर इसका F सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हुआ एंड आंसर इज दिस. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, चार्ज प्लस क्यू इज फिक्स्ड टू ईच ऑफ द थ्री कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर. तो वी आर हैविंग अ स्क्वायर हियर. आपके पास एक स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो साइड्स बराबर है और उस पे क्या है, थ्री चार्ज प्लस क्यू इज फिक्स्ड टू ईच ऑफ द थ्री कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर. तो मान लीजिए यहां पे एक चार्ज है दैट्स प्लस क्यू, यहां पे भी एक चार्ज है एंड दैट इज प्लस क्यू, यहां पे भी एक चार्ज है दैट्स प्लस क्यू. तो तीन कॉर्नर्स पे आपके तीन इक्वल चार्जेस है. ऑन द एम्प्टी कॉर्नर ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड और एम्प्टी कॉर्नर जो यहां पे है उस पे आपने एक चार्ज क्यू प्लेस किया. ठीक है, तो दिस इज एज पर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज सच दैट देयर इज नो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द डायगोनली अपोजिट चार्ज. तो मतलब इस डायगोनली अपोजिट, तो इस चार्ज के जो डायगोनली अपोजिट चार्ज है वो ये है, इस पे नेट फोर्स नहीं है. अगर इस पे नेट फोर्स नहीं है सो नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज एब्सेंट. नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज एब्सेंट. जब नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज एब्सेंट तो हम पहले ये डायगोनल निकाल के रखते हैं. ये डायगोनल जो है स्क्वायर में, अगर ये साइड ए है ये भी ए है तो ये √2a है. दिस इज √2a. तो इस पे हमें जो नेट फोर्स है वो क्वेश्चन में कहा गया है दैट इज 0. तो हम इस पे नेट फोर्स 0 करके देखते हैं. हमें क्या निकालना है, देन हमें रिलेशन निकालना है क्यू और स्मॉल क्यू में. तो इस पे नेट फोर्स 0 है तो हम पहले फोर्सेस दिखाते हैं और फिर उसको 0 कर देते हैं. देख लीजिए इस पे, इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा, लेट दैट फोर्स बी F. लेट दैट फोर्स बी F. वैल्यूज हम बाद में ड्रॉप करेंगे, पहले डायरेक्शन ये. और इसकी वजह से भी लेट दैट फोर्स बी F, रिपल्सिव फोर्स. तो पहली फुर्सत में ये दो वेक्टर जो है दे आर इक्वल and the angle is 90 degree. When two vectors are equal and angle is 90 degree, then जो resultant होता है बराबर that is √2f. तो इनका resultant हो गया इन दो का √2f. इन दो का जो है resultant force हो गया of same magnitude and angle is 90 degree, then don't calculate the result, it is directly equal to √2f. तो √2f जो है इन दो की वजह से. और फिर इसकी वजह से आप फोर्स देखेंगे तो इसकी वजह से जो फोर्स होगा, इसकी वजह से जो फोर्स होगा, इसकी वजह से जो इस पे फोर्स होगा वो भी रिपल्सिव होगा क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है. और मान लीजिए वो फोर्स जो है वो F' है. लेट दैट फोर्स भी, सर F' क्यों डिफर क्यों कर दिया, अगर ये F है ये F है तो ये F' क्यों कर दिया, क्योंकि जो ये डिस्टेंस है दिस इज डिफरेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी बदल गया, दैट्स F'. अब कहा गया क्वेश्चन में जो नेट फोर्स है, तो इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए डायग्राम में जो नेट फोर्स है वो है √2f प्लस F'. तो कहा गया है वो नेट फोर्स ही 0 है. तो 0 इज इक्वल टू √2f. अब f का वैल्यू, f चाहे यहां से ड्रॉप करिए ये यहां से ड्रॉप करिए, f होता है बराबर f इज इक्वल टू k, इट इज क्यू स्क्वायर, क्योंकि इन दो का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, इन दो का भी मैग्नीट्यूड बराबर है, k क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस स्क्वायर. हो गया एक फोर्स, इट इज √2f. f का वैल्यू ड्रॉप किया, देन इट इज प्लस F' देख लीजिए इसका, इसकी वजह से फोर्स तो यहां की तरफ, तो वो फोर्स हो गया बराबर k, then it is q and q charges are different divided by distance square हो गया √2a का होल स्क्वायर. चलिए इसको यहां लाइए आप क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है, तो इसको मैं यहां लाता हूं. इट इज k q डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस √2k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर. कैंसिलेशन करिए आप, a स्क्वायर कट जाएगा, एक क्यू कट जाएगा, के कट जाएगा. तो कैपिटल क्यू जो आपका है, कैपिटल क्यू जो है पहले माइनस है वहां, देन इट्स √2 और एक स्मॉल जो है वहां क्यू बच गया है क्योंकि एक क्यू यहां काट दिया आपने. इट इज दिस, इट इज √2 और ये 2 भी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहां पे देख लीजिए आप
क्यू आपको चाहिए तो 2 ऊपर चला गया तो ये बना -2√2, एक क्यू यहां कट गया, एक क्यू बच गया, इट इज -2√2, तो क्यू इज इक्वल टू -2√2 टाइम्स क्यू इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन। तो आपने नेट फोर्स 0 कर दिया, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसमें क्या क्वेश्चन था कि आपके पास 3 चार्जेस है 3 कॉर्नर्स पे, और एक चौथे कॉर्नर पे एक डिफरेंट चार्ज है। ये डायगोनली अपोजिट जो इस चार्ज के डायगोनली अपोजिट जो चार्ज है उस पे नेट फोर्स 0 है। तो मैंने एज पर दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड वेक्टर फिजिक्स इस पे सारे फोर्सेस दिखा के उसको नेट को 0 कर दिया, एंड द रिलेशनशिप कम्स आउट टू बी दिस। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम, क्योंकि नेट फोर्स जब भी आप 0 करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा हर एक बुक में, हर एक ऑब्जेक्टिव बुक में जो भी आप पढ़ रहे हैं भी एंट्रेंस के लिए, उसमें ये क्वेश्चन होगा। 3 चार्जेस that is -q1 plus q2 and -q3, तो it's -q1, it is plus q2 and -q3 placed as shown in the figure, the x component of the force on -q1, तो इस -q1 पे हमें x component of the force is proportional to, तो इस पे जो फोर्स है x component force जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, that is what we have to calculate। चलिए हम इस पे फोर्स निकालते हैं, तो हमें q1 पे सारे फोर्सेस निकालने, तो ये q3 जो है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, तो q3 इमीडिएटली इसको रिपल करेगा इस डायरेक्शन। अगर रिपल करेगा तो मैं लिखूंगा फोर्स बिकॉज ऑफ थर्ड ऑन फर्स्ट चार्ज, ठीक है। थर्ड की वजह से, इस थर्ड की वजह से फर्स्ट पे जो चार्ज है वो रिपल्सिव फोर्स है। और पहले मैं इस एक्सिस वाई एक्सिस को आगे ड्रा करता हूं ऐसे, तो अगर मैंने इसको आगे एक्सट्रापोलेट किया तो दिस एंगल इज थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो इस F31 के 2 कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट यहां की तरफ जो कॉस कंपोनेंट होगा और दूसरा कंपोनेंट यहां की तरफ जो साइन कंपोनेंट होगा। क्योंकि हमें एक्स एक्सिस के ही कंपोनेंट चाहिए तो मैं वही साइन कंपोनेंट लूंगा और वो होगा बराबर F31 और उसका साइन थीटा। कैसे? बिकॉज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के हिसाब से जब भी आपके पास वेक्टर हो उसके 2 कंपोनेंट्स आते हैं, जिसके साथ थीटा वो कॉस हो गया, जिसके साथ थीटा नहीं वो साइन हो गया। सर आपने साइन क्यों लिया? क्योंकि आपको सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करनी है, तो इसकी वजह से जो उसका एक्स कंपोनेंट वो ये है, और फिर Q2 जो है इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से जो फोर्स है दैट इज फोर्स ऑन फर्स्ट बिकॉज ऑफ सेकंड, फोर्स ऑन फर्स्ट बिकॉज ऑफ सेकंड। तो इस चार्ज पे एक फोर्स तो ये है और दूसरा फोर्स ही है, मगर इस फोर्स का एक कंपोनेंट जो है वो एक्स एक्सिस में और हमें एक्स कंपोनेंट जो इस पे है उन्हीं के रिलेटेड जो है प्रोपोर्शनलिटी डिटरमाइन करनी है। तो इस पे नेट फोर्स यहां की तरफ है, तो मैं लिखूंगा जो नेट फोर्स इस पे है, जो आपका नेट फोर्स यहां पे है दैट इज F31 साइन थीटा प्लस ये हो गया कंपोनेंट प्लस जो डायरेक्ट फोर्स है दैट इज F12। अब हम इसमें वैल्यूज ड्रॉप करते हैं, देख लीजिए आप। पहला F नेट जो है आपका, तो नेट फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, दैट्स व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। F31 जो आपका है, F31 मींस दिस फोर्स, तो ये डिस्टेंस A है और चार्ज इज दिस। आपको पता होना चाहिए फोर्स होता है बराबर K Q1 Q2, इट इज Q3 and then Q1 divided by distance square, the distance is A square और उसका sin theta, then plus F12 हो गया, इसकी वजह से इस पे फोर्स, तो अगेन इट्स K, then Q1 Q2, तो इट इज हियर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर एंड दैट इज गिवन B स्क्वायर। तो हमें प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है, तो कंस्टेंट्स बाहर निकाल देते हैं, जो कॉमन चीजें हैं K बाहर निकाल देंगे और Q1 भी कॉमन है वो बाहर निकाल देंगे, तो अंदर जो बचता है Q1 बाहर आ गया, तो अंदर बचता है यहाँ पे Q3, इट इज Q3 डिवाइडेड बाय A स्क्वायर साइन थीटा, देन इट इज प्लस यहां जो है Q1 जब बाहर निकला तो इट इज Q2 डिवाइडेड बाय B स्क्वायर। सो द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दिस थिंग, क्योंकि ये जो है कांस्टेंट है। तो हम अब देखेंगे ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन ऐसा है, तो देख लीजिए आप, इट इज Q3 बाय साइन थीटा में पहले आप चेक करिए, ये कॉस वाले तो चले गए, कॉस वाले तो आंसर हो ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन, तो हमारा प्रोबेबिलिटी 2 पे आ गया। अब देख लीजिए इसको Q3 बाई A स्क्वायर, सो देख लीजिए Q3 बाई A स्क्वायर देन साइन थीटा प्लस इट इज Q2 बाई B स्क्वायर, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द आंसर। तो इसमें आपको क्या कर रहा था, ये आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और प्लस वेक्टर फिजिक्स चेक कर रहा था कि आपको कंपोनेंट्स पता है, रिजोल्व कैसे वेक्टर को किया जाता है, फोर्सेस बैलेंस करके आपको एक्स कंपोनेंट जो फोर्स है उसको आपका जो है प्रोपोर्शनलिटी डिटरमाइन करना था। तो मैंने नेट फोर्स निकाला अलॉन्ग एक्स एक्सिस और प्रोपोर्शनलिटी में ऑप्शन नंबर second is the answer. Question number next. 5 point charges each plus q are placed on 5 vertices of a regular hexagon. So you are having a regular hexagon like this. This is a regular hexagon. और इसमें आपने 5 charges 5 point charges, तो 5 कॉर्नर्स पे चार्जेस रखिए आप। तो यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे भी प्लस क्यू मान लीजिए, यहां पे भी प्लस क्यू मान लीजिए। तो 5 कॉर्नर्स पे 5 चार्जेस है, रेगुलर हेक्सागन है, तो साइड जो है मान लीजिए साइड्स सारे जो है वो एल इसने लिया है, तो हम भी एल लेंगे, ठीक है।
तो 5 कॉर्नर्स पे 5 चार्जेस है, आप साइड एल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज वैल्यू माइनस क्यू प्लेस एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। तो अगर आपने सेंटर पे एक नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दिया, तो ये सेंटर पे आपने एक नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दिया, तो आपको बोलना है इस पे नेट फोर्स क्या होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस भी एल ही होती है, ठीक है। तो यहां से भी वही एल होता है, तो हर साइड से ही एल ही है, सो दैट यू नो। तो ये सारे फोर्सेस, ये सारी डिस्टेंसेस जो है एल ही है, सो दिस इज ऑल्सो एल एंड दिस इज ऑल्सो एल। तो अब हमें निकालना क्या है, इस पे हमें निकालना है कि इस पे नेट फोर्स क्या है। तो इमीडिएटली देख लीजिए आप, देखिए ये माइनस क्यों, ये प्लस क्यों, तो अट्रैक्ट करिएगा। इस क्वेश्चन में आप कैसे जाएंगे, कैसे आप इसको कंटिन्यू करेंगे, दैट इज आप पहले डायगोनल को ऐसे क्वेश्चंस में पहले उड़ा दीजिए, ठीक है। डायगोनल्स को पहले हम साफ करते हैं। ये प्लस को इसको अट्रैक्ट करेगा विद द फोर्स एफ, और ये प्लस को अट्रैक्ट करेगा विद द फोर्स एफ, तो ये और ये इक्वल है, क्योंकि अगर ये यहां की तरफ ये फोर्स एफ है, तो ये यहां की तरफ फोर्स एफ है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल आउट। इन द सेम फैशन ये फोर्स यहां की तरफ अट्रैक्ट करेगा विद द फोर्स एफ, ये फोर्स यहां की तरफ अट्रैक्ट करेगा विद द फोर्स एफ, तो इसको भी, ये दो भी कैंसिल आउट होंगे। उसके बाद सिर्फ ये फोर्स बचा जो इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर ये फोर्स सिर्फ बचा तो फोर्स सिंगल बचा, एंड दैट फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज Q1 Q2 दैट्स Q स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, L स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप पहले डायगोनल को साफ कर देते, तो ये दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट, ये दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट। यहां पे चार्ज ने इसको छोड़ दीजिए, तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, अगर ये चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स होगा बराबर एज पर कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 is the right answer. Question number next. Two equally charged identical metal spheres A and B repel each other with a force F. So another identical uncharged sphere C is touched to A and then placed midway between A and B. ठीक है? The net force on C is in the direction. तो आपके क्वेश्चन में ऐसा है कि आपके पास दो मेटलिक स्फीयर्स है, दे आर आइडेंटिकल मेटलिक स्फीयर्स एंड कैरी सेम चार्ज। मान लीजिए इस पे भी चार्ज क्यों है, इस पे भी चार्ज क्यों है, और इनका नाम दिया है A एंड B एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। तो इनिशियल स्टोरी ये है। तो अगर आपके पास दो मेटलिक स्फीयर्स है कैरी सेम चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो फोर्स होगा उसका इक्वेशन में लिख के रखता हूं, दैट्स K, इट इज Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद क्या किया आपने, देखिए टू इक्वली आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स A एंड B रिपेल ईच अदर विद द फोर्स F, तो वो फोर्स हमने F ही लिया। अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर C is touched to A। अब आपने अनदर आइडेंटिकल स्फीयर जो है C लाया, और उस C को जो है इट इज अनचार्ज्ड इनिशियली, इस पे कोई चार्ज नहीं है, टच टू A। पहले इसको आपने टच A के साथ कराया, जैसे आपने इसको इसके साथ टच कराया, जैसे आपने इसको इसके साथ टच कराया, तो आपको पता होना चाहिए दैट आइडेंटिकल चार्जड बॉडीज में जो है, आइडेंटिकल बॉडीज में जो चार्ज है, आप उस पे नेट चार्ज पहले निकालते हैं सिस्टम पे, तो नेट चार्ज हो गया Q + 0 दैट इज Q। फिर आप उसको इक्वली डिवाइड करते हो, तो इस पे आधा रह जाएगा, और इस पे क्योंकि आइडेंटिकल बॉडीज है तो चार्ज आधा आधा रह जाएगा। तो आपकी डायग्राम अब मॉडिफाई हो जाएगी। तो उसके बाद टच टू A एंड देन प्लेस मिडवे बिटवीन A एंड B। फिर आपने जब इसको इसके साथ टच कराया, उठा के इसको मिडवे डाल दिया। तो जब आपने टच कराया तो A पे पहले इमीडिएटली आप चार्ज देख लीजिए, वो सिर्फ बचेगा Q/2, क्योंकि पहले चार्ज जो है Q + 0 हो गया Q सिस्टम पे। फिर आप इसको आधा आधा बांट दीजिए, इस पे Q/2 आ जाएगा, इस पे भी Q/2 आ जाएगा। फिलहाल B के बारे में कुछ नहीं है, B पे वही चार्ज है अपना, और दे आर सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन, दे आर सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस। मगर आपने आप C को जो है मिडवे में डाल दिया। जब आपने C को मिडवे पे डाल दिया और चार्ज इस पे Q/2 है, तो मिडवे मतलब होता है ये डिस्टेंस भी R/2 और ये डिस्टेंस भी R/2। तो फिर हमें क्या कहा गया, द नेट फोर्स ऑन C इज इन द डायरेक्शन। तो C पे आप नेट फोर्स निकालिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्लस सब कुछ इसने पूछ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस वेक्टर फिजिक्स, सब कुछ एक ही क्वेश्चन में कि आपके पास दो आइडेंटिकल चार्जेस है, आइडेंटिकल स्फीयर्स, आइडेंटिकल चार्जेड बॉडीज है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन सीधी सी बात है ये होगा। उसके बाद आपके पास एक थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर है जो अनचार्जेड है, पहले टच कराया A के साथ। जब आपने टच कराया A के साथ, तो आप नेट चार्ज सिस्टम का Q होगा Q + 0 दैट्स Q। फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए। सर इक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूट करिए, क्योंकि आइडेंटिकल है तो चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे Q/2 बचेगा और C पे भी Q/2 बचेगा। एंड एज पर द क्वेश्चन C को उठा के आप मिडवे में ड्रॉप कर दीजिए, मिडवे मतलब R/2 और C जो है मिडवे पे आ गया चार्ज Q/2। अब आपको बोल रहा है कि C पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, F कितना फोर्स होगा और किस डायरेक्शन में होगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। तो सॉल्यूशन लाइज हियर। देखिए पहले हम निकालेंगे A पे जो है A की वजह से C पे फोर्स। तो चूंकि चार्जेड बॉडीज लाइक चार्जेड बॉडीज है, तो A जो है C को रिपल करेगा, तो मैं मानूंगा कि इस पे इसकी वजह से फोर्स होगा FAC, और वो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो फोर्स बिकॉज ऑफ A ऑन C इज FAC, और वो FAC में निकालना चाहूंगा यहाँ पे, दैट FAC फोर्स होगा बराबर, इट इज K देन
Q1 Q2, अब इस पे चार्ज है Q/2, इस पे भी है चार्ज Q/2, तो ये हो गया Q²/4 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर हो गया R²/2² का हो गया 4 4 कट जाएगा, इट इज KQ²/R²। अगर ये KQ²/R² है तो वो F के बराबर है, तो ये हो गया FAB। उसके बाद आप C पे फोर्स निकालिए B की वजह से, तो BB इसको रिपल करेगा, तो इट इज फोर्स बिकॉज ऑफ B ऑन C, तो इट विल बी अ रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि लाइक चार्जेस है तो रिपल करेंगे। तो FBC हम निकालना चाहेंगे, दैट FBC, तो फिर से इट इज Q1 Q2। आप देखिए अब Q1 इज Q, Q2 इज Q/2, तो ये हो जाएगा Q²/2। तो यहाँ एक चार्ज Q है, दूसरा Q/2 है, दैट्स वाई यहाँ 2 आ गया नीचे, जबकि इसमें Q/2 की वजह से 4 आ गया था, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज R² डिवाइडेड बाय 4। तो हियर इज 2 2s are 4, 2 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 2K Q² डिवाइडेड बाय R², बट KQ/R² जो है वो F के बराबर है, तो ये बच जाएगा 2F। तो अब आपके पास जो है इस पे फोर्स F एंड 2F है, तो AC जो फोर्स है दैट इज AC फोर्स यहाँ की तरफ F है, AC फोर्स यहाँ की तरफ F है, और जो BC फोर्स इस पे है दैट इज 2F। तो अब आप देख लीजिए खुद ही, यहाँ की तरफ फोर्स F है टुवर्ड्स राइट, यहाँ की तरफ 2F है। व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन दे सिंपली गॉट सबट्रैक्टेड, तो 2F में से F माइनस हो जाएगा, तो यहाँ की तरफ F बचेगा, तो इट इज F towards A should be the answer, F towards A should be the answer, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, वेक्टर फिजिक्स सब इसमें है। देन इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज 200 न्यूटन। तो अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस है, आइडेंटिकल चार्जेस Q एंड Q सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस R, तो इनमें जो फोर्स होगा बराबर एक्चुअली होगा KQ²/R², और वो डायरेक्टली दिया है आपको 200 न्यूटन के। तो electrical force between 2 point charge is 200 Newton. If we increase 10% charge on one of the charges, एक पे आपने 10% बढ़ा दिया and decrease 10% of charge on the other, दूसरे पे आपने 10% कम किया, then electrical force between them for the same distance becomes। फिर अगर आपने एक पे 10% बढ़ाया और दूसरे पे 10% कम किया, सेम डिस्टेंस पे रखने पे आप बोलिए फोर्स को क्या होगा। तो मुझे आप बोलिए एक चीज आपको पता होना चाहिए कि इस मान लीजिए इस चार्ज को, चार्ज नंबर 1 को आपने 10% बढ़ाया, तो 10% बढ़ाने का मतलब होता है 10 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ Q। तो आपने Q को 10% बढ़ाने का मतलब होता है 10 डिवाइड बाय 100 ऑफ Q, तो ये हो गया 110 बाई Q। तो एक चार्ज अब आपका 10 डिवाइड बाय 100 Q हो गया, दूसरे चार्ज में आपने 10% कम किया, इट मींस 10 बाय 100 ऑफ Q, तो ये हो गया 100 माइनस दिस, इट्स 90 डिवाइडेड बाय 100 Q। तो ये आपके पास 2 चार्ज आ गए। अब सेम डिस्टेंस से अगर आपने सेपरेट किए, सेम डिस्टेंस से आपने इन 2 चार्जेस को सेपरेट किया, तो एक पे चार्ज अब है आपका 110 Q डिवाइड बाय 100, और दूसरे पे आपके पास चार्ज है 90 बाय 100 Q, और इनमें जो डिस्टेंस है दैट इज R। अब जो फोर्स होगा दैट विल बी F डैश, एंड द फोर्स इज Q1 दैट इज 110 Q डिवाइड बाय 100, Q2 इज 90 डिवाइड बाय 100 इनटू Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो F डैश इज इक्वल, इसमें से आप पहले कॉमन चीजें जो है जो बाहर आ सकती है, इट्स KQ² बाय R², K देन इट इज Q² बाय R² मैंने बाहर लाया, अंदर बचा आपके पास 110 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिवाइडेड बाय, ये भी 100 है यहाँ, सो दिस इज 100 इंटू 100 ये बचा। तो KQ बाय R² जो है, KQ बाय R² पहले हमने निकाला है, दैट्स 200, तो आपका F डैश हो गया 200 मल्टीप्लाइड बाय, देख लीजिए 0 और 0 0 और 0 कट जाएगा, ये हो गया 99 डिवाइडेड बाय 100, तो 0 और 0 कट गया, तो इट्स 2 9 18, 2 9 18, 198 न्यूटन शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 198 न्यूटन शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, and charges Q, then 4Q, 9Q, 16Q are placed at the distances of 1, 2, 3 and meter from a point on the same straight line. The electrical intensity at O is। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है कि आपके पास एक आप मान लीजिए सिस्टम ये है, सो दिस इज द ओरिजिन हियर। तो आपके पास पहला आपने चार्ज जो प्लेस किया है, यहाँ पे आपने एक चार्ज रखा है दैट इज Q, फिर आपने यहाँ पे एक चार्ज रखा दैट इज 4Q, फिर आपने यहाँ चार्ज रखा है दैट इज 9Q, फिर आपने यहाँ एक चार्ज रखा दैट इज 16Q, और फिर डॉट 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 करके, तो मुझे लगता है ये हो गया Q, इट इज देन 2², देन इट्स 3², देन इट इज 4²। तो मान लीजिए जो डॉट डॉट करके लास्ट में जो चार्ज होगा दैट विल बी n² Q, ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ दिस इज Q, देन दैट इज 2², 3², 4², देन 5² एंड सो ऑन, तो मैंने n² Q पहले ही डाल रख दिया इधर। उसके बाद आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस इज 1, 2, 3, तो इसका जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर,
इसका जो डिस्टेंस है दैट इज 2 मीटर, इसका जो डिस्टेंस है दैट इज 3 मीटर, और फिर ये 5 मीटर, ठीक है, एंड सो ऑन. It is 1, 2, 3 meter and so on the same line. The electrical intensity at O is, हमें निकालना है यहाँ पे electrical intensity कितनी होगी, तो that is what we have to calculate. यहाँ पे net electric field, तो अगर ये 1, 2, 3, तो लास्ट का जो चार्ज होगा that will be n जो है दूरी पे होगा, क्योंकि अगर ये 1 मीटर है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4, तो ये n मीटर लास्ट वाला चार्ज जो है दूर होगा, क्योंकि इट इज डॉटेड लाइक दिस. तो हमें यहाँ नेट फील्ड निकालना है, क्योंकि ये सारे चार्जेस पॉजिटिव है, तो नेट फील्ड सबका जो है बाहर की तरफ होगा, और जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं वो ऐड होते हैं, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बराबर, तो इस चार्ज की वजह से आप देख लीजिए इट इज k क्यू बाय r स्क्वायर, इट्स k क्यू बाय r स्क्वायर, r स्क्वायर हो गया बराबर दैट इज 1 स्क्वायर, k क्यू बाय r स्क्वायर, दैट्स 1 स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं फिर से, देन इट्स k क्यू, इट इज 4q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर, देन इट इज प्लस k q इज 9q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर, देन प्लस सो ऑन, तो ऊपर हो गया वो इट इज k n स्क्वायर टाइम्स q डिवाइडेड बाय दैट इज n, ठीक है, n स्क्वायर. तो अब आप देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है k क्यू बाहर निकालिए, तो अंदर बचा 1 प्लस, देखिए 4 और 4 कट जाएगा तो 1, 4 और 4 कट जाएगा तो 1 प्लस 1 प्लस n और n कट जाएगा तो इट इज अगेन n, एक n कट जाएगा तो इट्स n टाइम्स. तो मुझे बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बराबर n k q ऑप्शंस के हिसाब से k का वैल्यू इसमें ड्रॉप करना पड़ेगा आपको, इट इज n टाइम्स q डिवाइडेड बाय k होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, n q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज n q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं, सीधे इट्स 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन, तो हमने आराम से निकाल दिया इट्स n k q, तो k का वैल्यू जो है इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ड्रॉप करके आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, The breakdown electric intensity for air is this. तो breakdown electric field intensity जो है एयर का that is given 3 into 10 raised power 6 वोल्ट पर मीटर, ठीक है. दिस इज जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे एयर ब्रेक डाउन होता है. द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी हेल्ड बाय अ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर. तो आपके पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस 1 मीटर है, आपको बोलना है ये मैक्सिमम चार्ज कितना ले सकता है, ये मैक्सिमम चार्ज कितना ले सकता है, आपको पता होना चाहिए. अब चार्ज और फील्ड दिया है और आपको बोल रहा है चार्ज निकालना है, आपको रेडियस ऑफ स्फीयर निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए एक स्फीयर का जो फील्ड होता है ऑन द सरफेस इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन इट इज q by r square, r is the radius and radius जो है that is 1 square, 1 millimeter square दिया, sorry it's 1 millimeter square, it's q by 1 millimeter हो गया 10 raised power minus 3 का स्क्वायर. अब आप वैल्यूज ड्रॉप करिए, देखिए e का वैल्यू आपको दिया है 3 into 10 raised power 6 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो मान लीजिए आप 9 into 10 raised power 9 ले लीजिए आप कैलकुलेशन में, q डिवाइडेड बाय ये हो गया 10 raised power minus 6, 10 raised power minus 6. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपका q आ जाएगा, तो q जो है आपका यहाँ रखेंगे हम, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 3 into 10 raised power 6 into 10 raised power minus 6 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 9 into 10 raised power 9, तो प्लस 6 माइनस 6 कैंसल आउट हो जाएगा, 3 3 9 हो गए ये, तो क्यों हो गया बराबर 1/3, ये हो गया 10 raised power minus 9, 1/3 होता है बराबर 0.33 into 10 raised power minus 9, 0.33 into 10 raised power minus 9, तो नैनो कूलम में दिया है, तो आपको पता होना चाहिए नैनो कूलम होता है 0.33 नैनो कूलम, क्योंकि 10 raised power minus 9 ही होता है, तो इट शुड बी 0.33 नैनो कूलम, 0.33 नैनो कूलम इज द सेकंड ऑप्शन. तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, आपको चार्ज पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम चार्ज ले सकता है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है विच कैन काज द ब्रेकडाउन ऑफ दिस, मैक्सिमम जो चार्ज अटेन कर सकता है. तो इसके लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को जो आपको दिया गया था इक्वेट किया टू द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, तो उसकी वजह से आपका जो चार्ज है दैट इज 0.33 नैनो कूलम आ गया. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन. A bob of a simple pendulum of mass 40 gram with a positive charge this is oscillating with a time period t1. An electric field of intensity 3.6 into 10 raised power 4 Newton per coulomb is applied vertically upwards. Now the time period is t2. The value of very important question. ठीक है, तो चूंकि सिंपल पेंडुलम प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसमें इसने कंबाइन करके पूछा है, तो आपको एक सिंपल पेंडुलम दिया गया है और वो सिंपल पेंडुलम इनिशियली ऐसे प्लेस्ड है, और चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेट अस कंसीडर दैट इट्स लेंथ इज समथिंग, इसका मास दिया है 40 ग्राम, तो चूंकि इसका लेंथ अगर मैं l लूं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका जो है g, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है आपने पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, इट्स t इक्वल 2 पाई रूट ऑफ l बाई g, और ये टाइम t1 दिया गया है, तो दिस इज टाइम t1. फिर आपने क्या किया, इसी सिंपल पेंडुलम के केस में, इसी सिंपल पेंडुलम के केस में आपने ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने ऊपर की तरफ अप्लाई किया,
लाइक दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और चूंकि चार्जेड बॉब है तो उस पर फोर्स आ जाएगा, ठीक है। बॉब ऑफ दिस एंड पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर चार्ज भी है, इज ऑसिलेटिंग विद अ टाइम पीरियड t1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इज अप्लाइड वर्टिकली अपवर्ड्स। आपने ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी कंडीशन में दिया, अब बोलता है टाइम पीरियड t2 है और हमें निकालना है t2/t1 का रेशो। जब आपने ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो इस पर फोर्स हो गया बराबर ऊपर की तरफ, फोर्स हो गया ऊपर की तरफ QE, और आपको पता होना चाहिए जब फोर्स ऊपर की तरफ QE हो गया तो उसका मतलब फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो दैट इज QE। तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ QE/m हो गया, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G है। अब एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है और दूसरा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो इस केस में जो आपका टाइम पीरियड t2 बनेगा दैट विल बी 2π, जो कि लेंथ पे कोई फर्क नहीं, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन चेंज हो गया, नाउ इट विल बी G जो ऊपर की तरफ है, क्योंकि इस केस में एक ही एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स तो G आ गया, तो इसमें G इफेक्टिव आ गया, G minus A। Now G minus A is G minus it is QE/m। So ये है टाइम पीरियड इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पहले ऑसिलेट कर रहा था इन ग्रेविटी वाला स्पेस में, सिंपल t इक्वल 2π√L/G, इसने टाइम पीरियड t1 इसका नाम दिया। फिर आपने ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई कराया, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है, ऊपर की तरफ फोर्स बना क्योंकि ये चार्जेड बॉब है। अगर ये चार्जेड बॉब है, फोर्स ऊपर की तरफ, तो फिर आपने पढ़ा होगा दैट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन इज QE, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन दे सिंपली गॉट सबट्रैक्टेड, और बॉब स्टिल नीचे की तरफ ही है और ऑसिलेट कर रहा है, तो G इज ग्रेटर देन A, इट इज G minus A, A इज QE/m। और हमें रेशो अब निकालना जो है दैट इज t2/t1, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है दैट कैलकुलेट दिस रेशो ओनली, तो हमें जो है t2/t रेशो निकालना। चलिए हम वैल्यूज ड्रॉप करेंगे, तो t2 आपका जो है दैट्स 2π, इट इज रूट ऑफ L बाई इट इज G minus QE/m, और फिर डिवाइड करना है आपको उसको t1 से, इट इज 2π रूट ऑफ L बाई G। देखिए 2π पहली फुर्सत में उड़ा दीजिए आप, और फिर G ऊपर जाएगा, L कट जाएगा, तो L भी कट गया, तो ऊपर जो है अब बचा G डिवाइडेड बाई नीचे जो है इट इज G minus QE/m। अब इसमें हम वैल्यूज ड्रॉप करेंगे, तो इट विल बी रूट ऑफ G हो गया 10, क्योंकि G का वैल्यू 10 दिया है, डिवाइडेड बाई G अगेन हो गया 10 माइनस, अब Q जो है, Q दिया है चार्ज जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज 4 × 10⁻⁶, इट इज 4 × 10⁻⁶, देन E इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 3.6 × 10⁴, 3.6 × 10⁻4 दिया है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉब दिया है 40 ग्राम, 40 ग्राम होता है 40 × 10⁻³ चलिए अब हम कैंसिलेशन करते हैं। पहले देखिए ये हो जाएगा 10⁻², 4 और 4 कट जाएगा, ये अगर 10⁻² हो गया तो ये ऊपर जाके ये 10⁻6 होगा, तो 10⁻+6 10⁻6 ये सारा जो है यहां से कट जाएगा, यू आर लेफ्ट विद ओनली 10 डिवाइडेड बाय 10 minus 3.6, 3.6 होता है 6.4, तो ये बचा 10 डिवाइडेड बाय 6.4। अब चूंकि हमें रेशो निकालना है दैट इज t2/t1, तो अब हम यहाँ पे इसको जो है कैलकुलेट करते हैं, दैट इज t2/t1, इट्स रूट ऑफ 10/4। आई विल ऐड अ स्लाइड हियर, इट इज t2/t1, then it is root of 10/6.4, तो 6.4, तो मैं लिख सकता हूं इसको रूट ऑफ 100 ऊपर, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, डिवाइड बाय 64, 100 का रूट होता है 10, 64 का होता है 8, तो नाउ इट्स 10/8, सो 8 1s are 8, इट्स 1 पॉइंट, तो फिर उसमें 0 चला जाएगा, तो 8 2s are 16, 1.2 समथिंग इट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1.2 समथिंग, 1.2 एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3rd, सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3rd इज दिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सिंपल पेंडुलम, तो पहले ग्रेविटी वाली स्पेस में, फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लिया, दो इक्वेशंस डेवलप की, कैंसिलेशन करके आपका जो है आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, ए थिन कॉपर रिंग ऑफ रेडियस a इज चार्ज्ड विद q यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके पास एक थिन चार्ज्ड रिंग है जिसका रेडियस a है और इस पे q यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब चार्ज जो इस पे है दैट्स q। फिर क्या कहा गया, एंड इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एट अ सेंटर ऑफ दिस कॉपर रिंग, आपने इलेक्ट्रॉन इसके सेंटर पे लिया, सो ये मान लीजिए सेंटर है,
इलेक्ट्रॉन लिया, इफ द इलेक्ट्रॉन इज डिस्प्लेस्ड लिटिल इट विल हैव अ फ्रीक्वेंसी। और इलेक्ट्रॉन को फिर आपने जो इलेक्ट्रॉन यहां पे था आपने उसको डिस्प्लेस किया लिटिल, तो थोड़ा सा आपने बाहर लिया और फिर छोड़ दिया। जब आपने थोड़ा सा बाहर लिया, मान लीजिए वो एक्स ले लिया आपने, थोड़ा सा बाहर लिया और फिर छोड़ दिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अगर इसको थोड़ा सा ज्यादा आगे ले और फिर छोड़ दे तो इट विल ऑस्लेट, ये आगे जाएगा और पीछे ऑस्लेट करेगा, बट वो एसएचएम नहीं होगा। थोड़ा सा आगे लेने पे इट कैन बी प्रूव्ड, थोड़ा सा आगे लेने पे एक तो ऑस्लेट करेगा और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है एग्जीक्यूट करेगा। और सिंपल हार्मोनिक मोशन इस केस में जब हम प्रूव करते हैं तो हमारा जो टाइम पीरियड है, आपको जबानी याद होना चाहिए, इट इज 2 पाई, इट इज mr³ डिवाइडेड बाई k/q। अब मैं इसमें वैल्यूज ड्रॉप करूंगा तो टाइम पीरियड होता है बराबर 2 पाई, जो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑस्लेशन होगा एसएचएम का, m हो गया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, r³ हो गया जो रेडियस है दैट इज a³ हियर, डिवाइडेड बाई k इज k, q हो गया इस पे जो चार्ज है तो दैट इज q, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो हम सबको पता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है e। अब चूंकि आपको टाइम पीरियड ने आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ लिया तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, और फ्रीक्वेंसी हो गया 1/t के बदले 1/2 पाई, देन इट इज रूट ऑफ, तो इसका रेसिप्रोकल आप लेंगे, इट इज k/q/e डिवाइडेड बाई ma³। तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है आपका इट इज 1/2 पाई, 1/2 पाई इट्स रूट ऑफ k का वैल्यू जो है इसमें ड्रॉप करूंगा मैं, तो ऊपर QE आ जाएगा डिवाइडेड बाय इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ma³। सो दिस शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के मोशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो ये होना चाहिए 1/2 पाई रूट ऑफ QE, 1/2 पाई रूट ऑफ QE डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ma³ इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएचएम बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आप सेंटर ऑफ रिंग से जो चार्जड है Q यूनिट उसका कुछ रेडियस है, अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक दूर वाली डिस्टेंस पे लेंगे ना और छोड़ देंगे तो वो एग्जीक्यूट क्या करेगा, दैट ऑसिलेटरी मोशन। मगर अगर आप थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे, जो हम प्रूव करते हैं क्लासरूम्स में, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे, एक तो ऑसिलेट करेगा और उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी होगा, और वो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है 2 पाई रूट ऑफ mr³ डिवाइड बाय k/q। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। m हो गया मास ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन जो आपने चार्ज ले लिया, r हो गया इसका रेडियस दैट इज a इन दिस केस, देन k इज यू नो दैट q हो गया चार्ज जो इस पे होता है, और q हो गया उस चार्ज पार्टिकल का जो आपने मूव कराया, तो इस केस में वो इलेक्ट्रॉन था, उसके हिसाब से आपको फ्रीक्वेंसी निकालना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कैन बी कंसिडर्ड, जो आप तैयार करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द सेपरेशन ऑफ L। तो 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस है, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस है एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस L। तो दिस इज द एक्सिस सिस्टम, क्योंकि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस है तो आपने पढ़ा होगा क्लासरूम्स में, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होगा वो ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे यहाँ इन्फिनिटी से स्टार्ट होके तो यहाँ कहीं कट करता है, यहाँ 0 होता है और फिर यहाँ इन्फिनिटी के लिए चला जाता है। इसी तरह यहाँ पे जो है यहाँ इन्फिनिटी से स्टार्ट करके आगे चला जाता है और यहाँ आप इन्फिनिटी से स्टार्ट करके ऐसे। सो दिस शुड बी द शेप ऑफ द ग्राफ फॉर 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस। अगर 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस है, क्योंकि हम क्लास 12th में भी और एंट्रेंस में भी आपको पढ़ाते हैं ग्राफ फॉर दैट 2 आइडेंटिकल चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। यहाँ जो है क्लोज पॉइंट पे इनफिनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जैसे आप आगे जाते हैं तो ये फॉल होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे किसी पॉइंट पे कट करके इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ कट कर गया तो मतलब 0 हो गया, और फिर इस चार्ज के लिए यहाँ इन्फिनिटी से बढ़ के यहाँ जो है कट करके 0 हो गया। इसी तरह इमीडिएट पॉइंट पे जो बहुत क्लोज पॉइंट है तो इन्फिनाइट फील्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बराबर k/r²। तो जब r ही 0 हो गया, आप यहीं पे हो, r 0 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनाइट, दैट्स वाई यहाँ कहीं से आके और फिर जितना आप आगे बढ़ोगे उतना फॉल होगा। इसी तरह इस चार्ज के लिए जो है दिस शुड बी द शेप ऑफ द ग्राफ। तो अब जो है आपके इन सारे ग्राफ्स में अगर आप देखो, आपने पढ़ा होगा ये ग्राफ थ्योरी में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दिस शुड बी दिस 1 2 3 एंड 4। तो एक ही ग्राफ ऐसा है, तो 4th ऑप्शन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ा होगा ये क्लास 12th में, इसको आप जो है बिल्कुल तैयार करके जाएंगे। टू इनफिनिटली लॉन्ग, ये नीट में पूछा गया इससे पहले भी एक बार 2019 में शायद। टू इनफिनिटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर्स हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज लैम्डा एंड 2 लैम्डा आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो आपके पास 2 यूनिफॉर्म जो है टू इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटीज, इस पे लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इस पे 2 लैम्डा है, एंड आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस आर। उनमें जो सेपरेशन का डिस्टेंस दिया गया दैट इज आर। हमें क्या पूछा गया, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन देम। तो यहाँ पे जो मिडवे जो है, मिडवे मतलब होता है ये r/2
है और ये भी r/2 है, तो यहां पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। तो मान चूंकि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटीज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन चार्ज का जो होता है, एक लाइन चार्ज का जिसपे लैम्डा होता है लाइन चार्ज डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम डिस्टेंस r फ्रॉम इट होता है बराबर, ये आपने पढ़ा होता है, इट्स 2k λ/r, दिस द फॉर्मूला। तो अगर आपके पास एक लाइन चार्ज डेंसिटी है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट, फील्ड इज 2k λ/r, जहां पे r जो है डिस्टेंस है, k लैम्डा इज लाइन चार्ज डेंसिटी, k यू नो इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब संभाल के हम यहाँ वैल्यूज ड्रॉप करेंगे क्योंकि हमें मिड पॉइंट पे नेट फील्ड निकालना है। तो पहले इसकी वजह से चूंकि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बराबर, दैट विल बी 2k λ/r एंड दैट विल बी 2k लैम्डा, लैम्डा ही है एंड डिस्टेंस हो गया r/2। तो r/2 की वजह से 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 4k λ/r। तो ये हो गया एक फील्ड का डायरेक्शन। अब इसकी वजह से ये भी पॉजिटिव है तो फील्ड विल बी लाइक दिस, इस पॉइंट पे यहां की तरफ, और वो फील्ड होना चाहिए। तो अगर मैं फील्ड 1 मान लो, ये फील्ड 2 है, तो फिर से 2k लैम्डा, अब लैम्डा जो है वो बिल्कुल संभाल के डालिए, इट इज 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय r, r इज द डिस्टेंस r/2। तो 2 ऊपर जाएगा, 2 2 4 2 8, तो E2 जो है दैट इज 8k λ/r। तो अब टुवर्ड्स राइट जो है दैट इज 4k λ/r, टुवर्ड्स लेफ्ट जो है दैट इज 8k λ/r। तो नेट फील्ड जो होगा, क्योंकि वेक्टर फिजिक्स में व्हेन टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन दे सिंपली गॉट सबट्रैक्टेड, बड़े में से छोटा और वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, तो होगा 8k λ/r माइनस 4k λ/r। तो यहां k λ/r जो है वो बाहर आएगा, 8 माइनस 4 होता है 4, सो आंसर इज 4k λ/r एंड इज टुवर्ड्स लेफ्ट। 4k λ/r शुड बी आंसर, 4k λ/r, 4k λ/r, कोई ऑप्शन ही नहीं। देयर माइट बी मिसप्रिंट, 4 पर नहीं, k का वैल्यू ड्रॉप किया, वेरी गुड। तो मैं सोच रहा था इसमें क्या हुआ, तो 4 लैम्डा, k का वैल्यू ड्रॉप करिए, इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन r। देखिए 4 4 कट जाएगा पहली फुर्सत में और आपका आंसर आ गया, इट्स लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, r शुड बी द राइट आंसर, लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, और सेकंड ऑप्शन। तो एक्चुअली k का वैल्यू इसमें ड्रॉप किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे पहले भी नीट में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, if the flux of the electric field through a closed surface is zero, तो एक closed surface से जो फ्लक्स है that is zero। तो फ्लक्स कब जीरो होता है, या तो जो है इनसाइड नेट चार्ज जो है वो जीरो होना चाहिए, या इक्वल अपोजिट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। तो उस केस में भी जब नेट चार्ज एनक्लोज्ड जीरो है तब फ्लक्स जो है जीरो होता है। तो इसमें क्या पूछा है, इफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज जीरो, अगर एक क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स जीरो है तो उसके लिए क्या कंडीशंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, दैट्स नॉट अ मस्ट, क्योंकि अगर कहीं बाहर चार्ज हुआ उसकी वजह से फील्ड हो सकता है, उसकी वजह से सरफेस पे फील्ड हो सकता है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, दैट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि अगर कोई बाहर चार्ज हुआ उसकी वजह से फील्ड हो सकता है, उसके वजह the electric field must be zero everywhere on the surface, again must not be zero everywhere, तो possible नहीं है everywhere, it is a contradictory statement, तो ये भी जो है गलत हो जाता है। the charge inside the surface must be zero, inside the surface जो मैंने बोला था, inside net charge enclosed, क्योंकि गॉसेस थ्योरम के हिसाब से the flux is equal to 1 by epsilon naught times चार्ज एनक्लोज। तो जब चार्ज एनक्लोज ही जीरो है तो फ्लक्स खुद जो है जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द आंसर, द चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ द सरफेस मस्ट बी जीरो। जरूरी नहीं है, बाहर कोई भी चार्ज हो सकता है, तो इनसाइड जो चार्ज है दैट्स अ मस्ट फॉर फ्लक्स। ऑप्शन नंबर थर्ड, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसके बाद मेटलिक शेल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ऐसा क्वेश्चन एक पढ़ा होता है, आईआईटी का ओरिजिनल क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई हुआ। अ मेटल शेल हैज अ पॉइंट चार्ज क्यू केप्ट inside in its cavity, तो आपने metal shell, तो it's a metal shell actually, you are having a metal shell like this, तो it's a metal shell, shell means ये cavity है यहाँ पे, so it is metal and this is a cavity। और मान लीजिए तो ये मैं पहले metal बना दूं, ये सारा metal है, it's a solid here as per the diagram, it's a solid metal shell, और यहाँ cavity के अंदर आपने एक चार्ज रखा है, वो चार्ज ये है, this is a charge। So a metallic shell has a cavity Q kept inside its cavity when one of the following diagrams correctly represents electric lines of force। तो आपको बोलना है electric lines of force का correct diagram कौन सा है। देख लीजिए, आपने एक IIT का क्वेश्चन है, जो आपने पढ़ा होता है कि अगर आपके पास एक मेटलिक सरफेस होती है, एक मेटलिक स्फीयर आपके पास है, और ये आपने इस पे फील्ड लाइंस ड्रा कर दी, ये बाहर से आपने फील्ड लाइंस, तो आपको बोला जाता है कि फील्ड लाइंस कैसे
बिहेव करेंगे, क्योंकि मेटल जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करता है और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब परपेंडिकुलर होती है तो डायग्राम जो है आपने पढ़ा होता है, तो फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होती है। अगर ये सेंटर लेते हैं हम तो ये फील्ड लाइन जो है ऐसे जाएगी और अगर ये सेंटर से गुजरती है तो ये बिल्कुल इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, मगर जो फील्ड लाइन यहां से आती है उसको सेंटर से जाना पड़ता है तब जाके वो परपेंडिकुलर, सो थोड़ी सी वो मुड़ जाती है तब जाके वो परपेंडिकुलर हो जाती है। तो इन केस ऑफ सर्कुलर कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड दैट्स ओनली पॉसिबल अगर वो फील्ड लाइन एक्सट्रापोलेट करके उसके सेंटर से चली जाए। तो इसी तरह अगर ये फील्ड लाइन यहां आती है एक्सट्रापोलेट करके अगर ये सेंटर से चली जाती है परपेंडिकुलर है, अब ये फील्ड लाइन यहां आके जो है थोड़ा सा ऐसे जो है बाहर चला जाएगा तो तब जाके परपेंडिकुलर, तो ये फील्ड लाइन थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा तब यहां के परपेंडिकुलर है। तो ये आपने आईआईटी का ओरिजिनल क्वेश्चन आपने ऑब्जेक्टिव बुक्स में किया होगा कि अगर एक मेटलिक स्फीयर को हम एक्सटर्नल फील्ड में डाले तो जो फील्ड लाइंस कैसे बिहेव करेंगी, तो फील्ड लाइंस ऐसे बिहेव करेंगी। फर्स्ट मेटलिक सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड फील्ड लाइंस लाइक परपेंडिकुलर ऑन इट्स सरफेस। तो ये फील्ड लाइन सारी परपेंडिकुलर है और सर्कल पे परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, वो उसके सेंटर से पास होनी चाहिए। तो चूंकि ये लाइन तो सेंटर से पास होगी तो ये परपेंडिकुलर है, मगर जो लाइन ये है तो इसको मुड़ना पड़ता है और जो सेंटर से जब पास करती है तब जाके वो परपेंडिकुलर हो जाती है। तो दिस विल बी द शेप। तो उस हिसाब से ये डायग्राम देख लीजिए, क्योंकि आपने अंदर चार्ज रखा है, आपने अंदर चार्ज रखा है तो पहले मेटलिक सरफेस है तो इट शुड बी परपेंडिकुलर। तो ये पहला ही ऑप्शन गलत, ये परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो इन दो में अब ऑप्शन बच जाता है, क्योंकि ये भी एक्स्ट्रा, ये जो है देख लीजिए मुड़ गया, एक्स्ट्रापोलेट करने पे सेंटर से गुजर जाएगा, ये भी एंड ये सारी जो है ये दो डायग्राम्स में आप जो है ऑप्शन है। अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर ये फील्ड लाइंस तो फिर ऐसे जो है ये जो फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी तो ये बिल्कुल जो है इसका मैं कलर बदल देता हूं, ये परपेंडिकुलर हो सकती है ऐसे ऐसे, मगर फिर फील्ड लाइन को यहाँ मुड़ना पड़ेगा, फील्ड लाइन को मुड़ना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी परपेंडिकुलर। फिर मेटल के अंदर जो है वो फील्ड जीरो होता है और फिर मेटल से बाहर जो है फिर से फील्ड लाइंस जो है प्रेजेंट हो जाएंगी। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द फील्ड लाइंस एंड फॉर देम टू बी परपेंडिकुलर ऑन एक्सट्रापोलेशन दे शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट्स अ मस्ट। तो अगर इन दो ऑप्शंस में देखिए, क्योंकि इसमें मेटल के अंदर भी फील्ड है तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आप तैयार करके जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड 2021 नीट का ये क्वेश्चन है, नीट 2021 का यही क्वेश्चन पूछा गया था 2021, थोड़ा मॉडिफाइड बट यही। तो आपको क्या बोला गया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द फिगर आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एक्स एक्सिस में दैट्स EX इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका वैल्यू दिया गया है इट इज अल्फा x रेज्ड पावर 1/2। तो मैं लिख सकता हूं अल्फा रूट x, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रूट x भी लिखा जा सकता है। EY 0 है तो ना इस डायरेक्शन में फील्ड है, EZ 0 ना z डायरेक्शन में, अल्फा का वैल्यू दिया है, A इज दिस, A साइड ऑफ द क्यूब भी दिया है और यहां से जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो जो है दैट इज A। तो वो दिया है 0.1 इज द साइड ऑफ द क्यूब देन द चार्ज विद इन द क्यूब। हमें बोलना क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। पिछले साल भी पूछा गया था 2021 में और हमने फिनिशिंग टच में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो इस बार जो है फिर से ये क्वेश्चन जो है ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा, फिर भी जो है कैन बी है ना, इट कैन बी, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फ्लक्स बेस्ड। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इन सरफेस को देखें, क्योंकि फील्ड इस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, सिर्फ फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन ओनली। तो अगर फील्ड इस डायरेक्शन में है तो अपर सरफेस का जो नॉर्मल वेक्टर है वो बाहर की तरफ है, फील्ड और नॉर्मल वेक्टर 90 डिग्री खत्म, इससे कोई फ्लक्स बाहर नहीं जाएगा। लोअर सरफेस से कोई फ्लक्स बाहर नहीं जाएगा, आगे वाली सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं, क्योंकि जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ और फील्ड लाइन यहाँ है, पीछे वाली सरफेस का एरिया वेक्टर उधर की तरफ और फील्ड लाइन यहाँ है। तो ऊपर नीचे आगे और पीछे वाली सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं होगा। फ्लक्स सिर्फ दो ही सरफेस इन्वॉल्व होगा, दैट इज सरफेस 1 जो टुवर्ड्स लेफ्ट है एंड सरफेस 2 जो टुवर्ड्स राइट है। तो सरफेस 1 का जो फ्लक्स मैं लिखने जा रहा हूं, तो फ्लक्स जो होता है फ्लक्स सरफेस 1 का, तो मैं लिखूं φ1, क्योंकि एरिया वेक्टर सरफेस 1 का जो है यहां की तरफ आएगा, एरिया वेक्टर जिसको आप n कैप, इट शुड बी नॉर्मल एंड इट शुड बी आउटवर्ड्स, तो बाहर की तरफ, और फील्ड यहां की तरफ, तो ये माइनस होगा। और फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज अल्फा रूट x। तो अल्फा रूट x हो गया डिस्टेंस फ्रॉम ऑन x एक्सिस, तो चूंकि उसकी डिस्टेंस जो पहले सरफेस की जो डिस्टेंस है वो a है, तो ये अल्फा रूट a हो जाएगा, हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका एरिया दैट एरिया इज a²। तो फर्स्ट सरफेस का जो फ्लक्स आ गया आपके पास दैट इज माइनस अल्फा एंड देन इट इज रूट a मल्टीप्लाइड बाय a²। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप सेकंड सरफेस की फ्लक्स की बात करें, सेकंड सरफेस की फ्लक्स की बात करें, क्योंकि एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ही है और फील्ड उसी डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव फ्लक्स होगा
और फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अल्फा, देन रूट एक्स इज द डिस्टेंस। अब इस फेस की जो डिस्टेंस है वो हो गई ए और प्लस ए, दैट इज 2a, देन इट इज a स्क्वायर। तो ये हो गया सेकंड सरफेस से फ्लक्स। क्योंकि नेट जो फ्लक्स प्रेजेंट होगा, नेट फ्लक्स, तो वो नेट फ्लक्स जो प्रेजेंट होगा दैट इज बड़े में से छोटा, दैट इज φ2 माइनस φ1। तो φ2 जो आपका है, φ2 जो है दैट इज अल्फा रूट 2a इंटू ए स्क्वायर, देन माइनस आप करेंगे इसको अल्फा रूट 2, नहीं अल्फा इट इज अल्फा रूट ए इंटू ए स्क्वायर। तो इसमें से कॉमन चीजें बाहर निकालिए, इट इज जो है अल्फा पहले बाहर आएगा, फिर रूट ए बाहर आएगा, ए स्क्वायर बाहर आएगा, अंदर बचेगा रूट 2 माइनस 1, और चूंकि नेट फ्लक्स है और गॉस कहता है 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। और अब हमारे क्वेश्चन में जो है हमें पूछा गया है चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, वी हैव टू कैलकुलेट द चार्ज इनसाइड द क्यूब। तो ये ऑप्शंस के हिसाब से आपको चार्ज ही निकालना है। द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स ये है, वायर अल्फा ए साइड ऑफ द क्यूब, देन द चार्ज विद इन द क्यूब इज, तो क्यूब के अंदर जो चार्ज है दैट इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। यू हैव टू कैलकुलेट द चार्ज विद इन द क्यूब। तो चार्ज विद इन द क्यूब हमें आराम से यहां से मिल जाएगा, और कैसे हम निकालेंगे वो देख लीजिए। चार्ज हो गया बराबर, अल्फा का वैल्यू दिया गया है, अल्फा 800 है, अल्फा 800 है। उसके बाद रूट ऑफ ए जो है आपका, रूट ऑफ ए जो है, ए हो गया बराबर 0.1, दैट्स 1/10, दैट इज रूट ऑफ 1/10। उसके बाद ए स्क्वायर जो है आपका, ए स्क्वायर हो गया साइड स्क्वायर, दैट इज 0.1 स्क्वायर। तो 0.1 स्क्वायर होता है 10⁻⁻², ठीक है। 0.1 स्क्वायर मींस 10⁻⁻²। देन उसके बाद इट इज रूट 2 माइनस 1, रूट 2 होता है 1.414, माइनस 1 होता है 0.414, तो मैं लिखूंगा यहाँ 0.4 डिवाइडेड बाय आपका जो है, डिवाइड नहीं फिर मल्टीप्लाई करना है, एप्सिलॉन नॉट यहां आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.8 इंटू 10⁻⁻12। चलिए अब हम स्मार्ट वर्क करते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन लंबी है, बड़ा मल्टीप्लीकेशन है। तो 800 में ये जो 2 जीरो है और 10⁻⁻² ये कट जाएगा, तो क्यों बनेगा बराबर, देख लीजिए ये हो गया 8 इंटू 0.4, इट इज 0.4 इंटू 8.8 इंटू 10⁻⁻12, और नीचे आएगा इट इज 1/√10 होता है 1/π है ना, दैट्स पाई यू नो, दैट इज 3.14, इट इज 3.16 3.6 आप लीजिए इसका, 3.14 3.16 इसके अराउंड इसका वैल्यू ले लीजिए। अगर आप देखेंगे ये हो गया इधर 8 4 32 है ना, 3.2, और 3.2 जो है 3.2 को आप 3.6 से डिवाइड करिए, तो वो थोड़ा सा 3.2 डिवाइड बाय 3.6 कुछ वैल्यू आ जाएगा। एक्चुअली ये 3.1 होता है यहाँ पे, 3.14, ठीक है 3.1, तो ऊपर 3.2 है, नीचे 3.1। जब आप डिवाइड करेंगे वो थोड़ा सा जो 1 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, और जब वो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 8.8 को, तो वो थोड़ा सा जो 8.8 इंटू 10⁻⁻12 से ज़्यादा आना चाहिए। क्यों? दैट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए 8.8 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये ऑप्शन है ही नहीं, ये ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप देखेंगे दिस ऑप्शन इज नॉट देयर, 0 इज नॉट देयर, 2.5 1 ऑप्शन ओनली। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको सारा मैंने समझा दिया कि अपर फेस, लोअर फेस, आगे वाला और पीछे वाला जो फेस है उसमें फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर नॉर्मल है। सिर्फ फ्लक्स होगा आगे पीछे, ये जो फ्रंट सरफेस 1 है और सरफेस 2 है, इसमें से नेगेटिव फ्लक्स, एरिया वेक्टर यहाँ फील्ड, यहाँ नेगेटिव फ्लक्स, इसका पॉजिटिव फ्लक्स, इसलिए डिफरेंस करके हमने जो नेट फ्लक्स निकाला, इक्वेट किया एज पर गॉसेस थ्योरम 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज, और नेट चार्ज जो है आराम से आपने निकाल दिया। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, बट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार तो ज्यादा फेवरेट है ये। 3 वेरी लार्ज प्लेट्स आर गिवन, तो आपके पास 3 लार्ज प्लेट्स हैं, तो मैं यहां बना रहा हूं 3 लार्ज प्लेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मैं 2 स्टेप्स में आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। 3 वेरी लार्ज प्लेट्स आर गिवन चार्जेस आई शोन द फिगर। तो इस पे चार्ज जो है दैट इज क्यू, इस पे चार्ज जो है दैट्स -5Q, और इस पे जो चार्ज है दैट्स 10Q। तो लाइक दिस। फिर इसमें क्या पूछा गया, इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ईच प्लेट इज द सेम, एक तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेट सी। तो हमें प्लेट सी पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट ई एंड एफ। तो हम सारे प्लेट्स पे निकालेंगे, सिर्फ हम सी पे निकालेंगे, सारे प्लेट जो इन्वॉल्व है उन पे निकालें। तरीका इस क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 जो इस क्वेश्चन में होता है, आप नेट चार्ज निकालो। तो नेट चार्ज हो गया Q -5Q + 10Q डिवाइड बाई 2, ये है तरीका। तो ये हो गया 11 में से 5 दैट इज 6,
6Q डिवाइड बाई 2 वो होता है 3Q प्लस 3Q, और जो ये प्लस 3Q आया वो आप आउटर फेसेस पे, जो आउटर प्लेट्स है उनके आउटर फेसेस पे सीधे डाल दीजिए। तो प्लस 3Q जो है यहां पे आएगा प्लस 3Q और यहां पे प्लस 3, ये इसका रूल है, ठीक है। जैसे ये आ गया आपके पास आउटर फेसेस पे, जो आपने स्टेप नंबर 1 में नेट चार्ज डिवाइड बाई 2 जो चार्ज आ गया तो वो 3Q आया, तो वो सीधे आउटर फेसेस पे आप डाल दीजिए। उसके बाद अब इनर फेसेस पे कैसे निकालते हैं, अब देखिए प्लेट माइनस दिस, सेकंड स्टेप इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इज चार्ज ऑन प्लेट माइनस जो इस पे आ गया, स्टेप नंबर सेकंड। तो चार्ज ऑन प्लेट इज Q माइनस इट इज 3Q, दैट्स माइनस 2Q, तो इस फेस पे चार्ज आएगा माइनस 2Q। इस फेस पे जैसे माइनस 2Q आया तो ये इंड्यूस करेगा इक्वल एंड अपोजिट, इस पे आ जाएगा प्लस 2Q। जैसे इस पे प्लस 2Q आया, अब प्लेट माइनस दिस, तो माइनस 5 माइनस 2 इट इज माइनस 7Q। जैसे इस पे माइनस 7Q आया, ये इंड्यूस करेगा इस पे प्लस 7Q, तो सारी सरफेसेस पे चार्ज आ गया। क्योंकि आपको प्लेट सी की बात बोल रहा है, तो प्लेट सी के इनर और आउटर सरफेस पे प्लस 5Q गलत है, तो इट्स रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। प्लस 5Q है नहीं, तो प्लस 6Q बिल्कुल गलत है। प्लस 7Q ऑन द इनर सरफेस एंड प्लस 3Q ऑन द आउटर सरफेस। देखिए प्लस 7Q ऑन द इनर सरफेस एंड प्लस 3Q ऑन द आउटर सरफेस। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज दिस, एंड दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस ईयर। उसके बाद द पोटेंशियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ग्रेविटेशन में भी ऐड कर सकते हो। ग्रेविटेशन में ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने दिखाया नहीं, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन एक जैसे चैप्टर्स है, तो अगर मैं यहाँ पे ये पोटेंशियल वर्सेस फील्ड दिखा रहा हूँ तो ग्रेविटेशन में पोटेंशियल वर्सेस फील्ड पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जो मैं मेथड यहाँ यूज करूँ वो वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट x इज ड्यू टू सम चार्ज इज गिवन एज लाइक दिस। तो आपका पोटेंशियल जो है वो दिया गया है, और वो पोटेंशियल है 20 डिवाइडेड बाई इट इज x स्क्वायर माइनस 4। सो दिस इज द पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट x इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो आपको पता होना चाहिए, आपने रिलेशन पढ़ा होना चाहिए, E होता है बराबर माइनस dV बाई dx। तो E इज इक्वल टू माइनस d बाई dx ऑफ V आपको डायरेक्टली दिया है, दैट इज 20 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 4। तो अब डिफरेंशिएशन है, तो ये u बाई v मेथड हो गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इट इज u बाई v, और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा माइनस बाहर में रखता हूं। उसके बाद u बाई v डिफरेंशिएशन आपने पढ़ी होनी चाहिए, पहले आप v बाहर निकालते हो तो x स्क्वायर माइनस 4, फिर डिफरेंशिएशन u कांस्टेंट का 0 होता है, देन माइनस, अब u बाहर आएगा और डिफरेंशिएशन v, और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपको इस स्टेज पे पता होना चाहिए, दैट इज 2x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, दैट्स x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये होना चाहिए। उसके बाद ये जो है 0 इंटू दिस, ये तो पूरा कट गया, और माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो ये 40x, इट इज 40x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आप इसमें x का वैल्यू ड्रॉप करिए, 40, x का वैल्यू आपको दिया है 4 माइक्रोमीटर, तो 4 मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाई, ये हो गया 4 स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो E जो है आपका दैट इज 4 4 16, 160 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 4 4 16 माइनस 4, दैट्स 8, 8 का स्क्वायर जो है एक्चुअली इट इज 16 माइनस 4 इज 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144। अब जो है आप ऑप्शंस के हिसाब से इसको काट दीजिए, देख लीजिए आप। अगर हम देखेंगे 2 8 जा 16 0, 2 7 जा 14 2। उसके बाद आप देख लीजिए 2 40 जा 80, इट इज 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 6 जा 30 72, इट इज 2 20 जा दिस, 2 18 जा, अभी भी ऑप्शन नहीं है कोई। उसके बाद 2 10 जा एंड 2 9 जा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 by 9 माइक्रोमीटर पर दिस वोल्ट माइक्रोमीटर, इट्स 10 by, एंड इन द नेगेटिव एक्सट्रैक्शन पहला गलत है, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल रॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन 10 by 9 नेगेटिव एक्स एक्सिस की वजह से ये गलत हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू हमें मिला, तो उसकी वजह से कैंसिल आउट हुआ। 10 by 9 एंड इज द पॉजिटिव एक्सट्रैक्शन, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन इज द आंसर, एंड लास्ट इज रॉन्ग। वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट एड दिस क्वेश्चन इन ग्रेविटेशन ऑल्सो। अगर मैंने वहां डिस्कस नहीं किया फिनिशिंग टच में, तो वहां पे भी आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड पूछेगा बाय द सेम लॉजिक कि आप डिफरेंशिएट करिए पोटेंशियल को, आपको फील्ड मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो assume 3 concentric conducting spheres where charges Q1 and Q2 have been placed on inner and outer sphere, whereas तो इस पे जो चार्ज है that's +1, इस पे चार्ज है प्लस Q1, इस पे +2Q, whereas middle sphere has been earthed, और middle sphere को आपने अर्थ किया। Find the charges on outer surface of the middle spherical conductor, जो middle spherical conductor है उसके outer surface पे चार्ज कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अर्थिंग वाला, तो आपको ये आना चाहिए। मैं यहाँ पे इसको फिर से कंस्ट्रक्ट करता हूँ। तो आपके पास एक्चुअली 3 जो है कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स है, तो 3 कंसेंट्रिक
स्फेरिकल शेल्स लाइक दिस। उसके बाद इसमें क्या दिया गया है, इसके बाद इसमें जो है आपको दिया गया कि जो इनर वाला है उस पर प्लस Q1 चार्ज है, तो इस पे अगर प्लस Q1 चार्ज है, आउटर वाले पे प्लस 2Q चार्ज है, और इसका रेडियस जो इनर वाले का दैट्स R1, जो दूसरे का रेडियस है दैट इज R2, और जो फाइनल जो बचा दैट इज R3। अब उसमें क्या पूछा गया आपको, इनर वाले को हमने यहां ग्राउंड किया, इनर वाले को हमने यहां ग्राउंड किया, जैसे इसको ग्राउंड किया इसका पोटेंशियल 0 ऐसा पता होना चाहिए आपको, और इनर वाले पे हमें चार्ज निकालना है आउटर सरफेस पे, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द चार्ज, लेट द टोटल चार्ज ऑन दिस, लेट द टोटल चार्ज, एज्यूम दैट द टोटल चार्ज ऑन दिस, फिर आउटर की बाद में बात करेंगे, इस पे हम एज्यूम करेंगे जो इनर स्फीयर है इस पे चार्ज Q डैश है। अगर इस पे चार्ज Q डैश है, मगर जैसे आपने ग्राउंड किया तो इस इनर सरफेस पे जो इस मिडिल स्फेरिकल शेल पे जो नेट पोटेंशियल है वो 0 आना चाहिए। तो नेट पोटेंशियल जो है, फॉर दैट आई विल कंज्यूम स्पेस हियर, तो नेट पोटेंशियल जो है V नेट जो है वो 0 होना चाहिए। तो हम नेट पोटेंशियल को इक्वेट करेंगे 0, तो नेट पोटेंशियल यहां पे आप पोटेंशियल 3 चार्जेस की वजह से, अपने चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर तो इसकी वजह से आप देख लीजिए, हम सीधे ऐड कर सकते हैं, इसकी वजह से कितना चार्ज पोटेंशियल है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल होता है KQ/R, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो अब आप देख लीजिए इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना है, तो इट इज K चार्ज इज Q1 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम हियर, सेंटर से डिस्टेंस ली जाती है अप टू हियर दैट इज R2। तो हो गया इसका, फिर इसका अपना जो है सरफेस पे और इनसाइड किसी भी पॉइंट पे बराबर होता है, ये आपने पढ़ा होता है, तो प्लस इट इज Q डैश डिवाइडेड बाय इसका भी रेडियस जो है R2, क्योंकि हमने पढ़ा होता है दैट स्फेरिकल शेल बिहेव्स एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो इसकी सरफेस पे पोटेंशियल होता है वो इनसाइड किसी भी पॉइंट पे, दैट्स व्हाई R2 यहां आ गया, और फिर आउटर की वजह से K इट इज चार्ज इज Q2 पॉजिटिव, एंड उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर दैट इज R3, और इसको हमें डायरेक्टली इक्वेट करना है 0। सर व्हाई? बिकॉज नेट पोटेंशियल 0। तो यहां पहली फुर्सत में हम Q डैश डिवाइडेड बाय R2 को इधर ही रखते हैं, और फिर इसको इधर कैरी करेंगे, इट्स माइनस KQ1 बाय R2 माइनस KQ2 डिवाइडेड बाय R3। देखिए K और K कट जाएगा, R2 ऊपर जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विथ Q डैश जो हमें निकालना है, Q डैश नहीं निकालना, हमें इनर सरफेस पे निकालना, फिलहाल हम टोटल चार्ज निकाल रहे हैं। R2 कट जाएगा तो यहां बचेगा माइनस Q1, और फिर माइनस वहां R2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय R3, एंड देन इट इज Q2। फिलहाल जो टोटल चार्ज ऑन मिडिल स्फेरिकल शेल है वो इतना है, मगर हमें टोटल चार्ज नहीं पूछा गया, हमें बोला गया है इनर सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, इनर सरफेस पे, तो इनर नहीं आउटर सरफेस, सॉरी आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है। देख लीजिए, अगर ये प्लस Q1 है, इसका अगर इनर वाले का जो है प्लस Q1 है, तो वो इंड्यूस करेगा इस पे इक्वल एंड अपोजिट, तो यहां पे माइनस Q1। अगर वो बोलता ना इनर, तो हम पहली फुर्सत में उड़ा देते हैं कि इसका जो है वो इंड्यूस इस पे डायरेक्टली करेगा माइनस Q1, मगर हमें ये इनर वाले पे नहीं पूछ रहा है, हमें बोल रहा है यहां पे कितना चार्ज होगा, तो यहां पे कितना होगा, वो होगा Q डैश माइनस दिस, टोटल माइनस जो इनर है दैट विल बी द हियर। तो मैं लिखूंगा दैट आवर नेट चार्ज विल बी हियर इक्वल टू दैट आउटर सरफेस पे, जो आउटर सरफेस पे चार्ज होगा वो होना चाहिए बराबर Q डैश माइनस दैट जो उसका है दैट इज माइनस Q1, Q डैश दैट इज टोटल माइनस इनर, तो टोटल माइनस इनर खुद माइनस Q है। तो अगर आप देखेंगे इसमें Q डैश जो आपका है दैट्स माइनस Q1, देन इट्स माइनस R2 बाय R3, देन इट इज Q2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, Q1 कट जाएगा, यू आर लेफ्ट विथ माइनस R2 बाय R3, माइनस R2 बाय R3 इंटू Q2 शुड बी द आंसर। minus R2 by R3 into Q2 minus R2 by R3 into Q2 is the answer of this question. A very important question जो आप अपने सीरीज में ऐड करेंगे। उसके बाद एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। तो आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड जो है क्वेश्चन है, तो इससे आपका फॉर्मूला का रिवीजन भी होगा और ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम। इस पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इस पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर में दिया है। तो हमें पूछा गया द डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक एक्सटर्नल फील्ड में इसको डाल दिया इस डायपोल को हमने, तो वो फील्ड जो है एक्सटर्नल
फील्ड दिया आपको 10⁻⁻⁵ वोल्ट पर मीटर। हमसे पूछा गया था मैक्सिमम टॉर्क ऑन दिस, तो टॉर्क एक्चुअली होता है बराबर पीई साइन थीटा, दैट्स पी क्रॉस ई, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क के लिए ये हो जाएगा पीई, क्योंकि थीटा जो है वो 0 डिग्री हो गया और साइन ऑफ थीटा हो गया 90 एंड साइन 90 हो गया 1। मैक्सिमम टॉर्क इज पॉसिबल एट 90 डिग्री जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट परपेंडिकुलर होता है। तो अब आप सीधे वैल्यूज ड्रॉप करिए। डायपोल मोमेंट होता है 1 ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन, 1 ऑफ द चार्ज हो गया 10⁻⁻⁶, सेपरेशन हो गया 2 × 10⁻⁻²। मैं कन्वर्जन साथ साथ कर रहा हूं, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है दैट इज 10⁻⁻⁵। तो अगर आप देखेंगे 10⁻⁻⁵, 10⁻⁻⁵, तो ये सारा माइनस माइनस में है, तो ये हो गया 10⁻⁻⁶, 6 और 2 8, 8 10 13, तो इट इज 2 × 10⁻⁻13 न्यूटन मीटर शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 × 10⁻13 न्यूटन मीटर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मुला आपका रिवाइज होगा और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अलोंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट इज डिफ्लेक्टेड बाय 60 डिग्री वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इज दिस। तो आपको पता होना चाहिए वर्क डन, जब भी आप डायपोल को रोटेट कराते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, वर्क होता है पीई × cos θ1 - cos θ2। तो एक्चुअली डायपोल ऑसिलेट करता है, रोटेट नहीं, वर्क होता है पीई cos θ1 - cos θ2। जब आपने 60 डिग्री डिफ्लेक्ट किया तो वर्क डन दिया है, तो वर्क डन दिया है 2 × 10⁻⁻90। तो आप जो है पीई को उधर ही रखिए, इनिशियली एंगल होना चाहिए cos ऑफ 0 क्योंकि रेफरेंस, एंड माइनस cos ऑफ आपने 60 डिग्री से उसको जो है डिफ्लेक्ट किया, 60 डिग्री डिफ्लेक्शन लिखा है फाइनली। तो ये हो गया 2 × 10⁻⁻19 इज इक्वल टू पीई, cos 0 हो गया 1 - cos 60 हो गया 1/2। ये हो गया 2 × 10⁻⁻19 इज इक्वल टू पीई, एक्चुअली वो आपको पीई का वैल्यू देना चाहता है, इट इज 1/2। तो ये हमारा जो है आपका जो है इक्वेशन फर्स्ट डेवलप हो। अब हमसे क्या पूछ रहा है, बोलता है देन द वर्क डन बाय एन एजेंट इफ इट इज डिफ्लेक्टेड बाय 30 डिग्री फर्दर। जो 30 डिग्री फर्दर है ये इसमें इंपॉर्टेंट है। 30 डिग्री फर्दर का मतलब नहीं होता कि आप 30 डिग्री डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो 30 डिग्री फर्दर मतलब होता है 60 + 30, तो आपने 90 डिग्री, तो वर्क डन चेंज होगा W' और वो होगा बराबर पीई। इनिशियल एंगल तो cos ऑफ 0 ही है, माइनस अब होगा cos ऑफ 90। तो सर क्यों, क्योंकि होगा 60 + 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन वर्क डैश हमें निकालना है, पीई cos ऑफ 0 होता है 1 - cos ऑफ 90 0, तो W' हो गया बराबर पीई। अब हम सर पीई कहां से लाए, तो पीई आप यहां से देख लीजिए, आपका डायरेक्टली पीई जो हो गया दैट इज 4 × 10⁻⁻19 शुड बी द वर्क इन जूल। सो 4 × 10⁻, क्योंकि डायरेक्टली जो है पी के बराबर है 4 × 10⁻⁻19 जूल। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 10 माइक्रोफैराड चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 500 वोल्ट। तो आपके पास 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और 500 वोल्ट आपने इसको, तो ये कैपेसिटर का पोर्शन आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। तो आपके पास 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, तो 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और ये 500 वोल्ट पे आपने इसको जो है चार्ज किया। अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 10 माइक्रोफैराड चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 500 वोल्ट। इट्स टर्मिनल्स आर देन कनेक्टेड टू दोज ऑफ एन अनचार्ज्ड कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 40। फिर आपने इसके टर्मिनल्स को जो है एक अनचार्ज्ड कंडेंसर के अनचार्ज्ड, मतलब इस पे चार्ज जो है वो 0 है और उसका जो पोटेंशियल है अनचार्ज्ड कंडेंसर, तो दैट कैपेसिटी इज 40 माइक्रोफैराड। इट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। अनचार्ज्ड कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी, द लॉस ऑफ एनर्जी इन कनेक्टिंग देम इज, तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना है, तो लॉस ऑफ एनर्जी का डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक बार डायरेक्टली भी पूछा गया था, हाफ ऑफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 + C2 इनटू V1 - V2 का होल स्क्वायर। नाउ अब इनिशियली ये तो है 500 वोल्ट्स पे, तो इसका तो इनिशियल पोटेंशियल ही नहीं है, तो V2 चला गया पहली फुर्सत में, तो डेल यू सिर्फ बचा आपके पास हाफ ऑफ C1। C1 आपका है 10 माइक्रोफैराड, तो 10 माइक्रोफैराड, तो दैट्स 10⁻⁻6। देन आपका C2 दैट इज 40 माइक्रोफैराड, तो अगेन 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय C1 + C2 हो गया 50, बट माइक्रोफैराड दैट इज 10⁻⁻6 और V1 स्क्वायर हो गया 500 का स्क्वायर, क्योंकि V2 जो है वो 0 है, अनचार्ज्ड है। तो अब आप देख लीजिए, आप 10⁻⁻6 एक 10⁻⁻6 पहली फुर्सत में उड़ा दो आप, उसके बाद ये हो जाएगा 2 5s are 10 here and 5 10s are 50, तो del u is equal to यहाँ 10 है और ये 40 है, तो ये हो गया 400, ये हो गया एक्चुअली 0 कट जाएगा इधर, तो ये हो गया 4 × 10⁻⁻6, 4 × 10⁻⁻6 इंटू ये हो गया 500 का स्क्वायर, तो ये हो गया एक्चुअली 25, ये हो गया 25 5 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁴, ठीक है, 25 × 10⁻⁴, तो ये हो गया 25 × 4
100, तो del u इज इक्वल 100, 100 हो गया 10 रेज पावर 2, 10 रेज पावर 2, 10 रेज पावर 4, इट्स 10 रेज पावर -6 into 10 रेज पावर +6. when bases are same, powers are added, तो it is del u is equal 10 रेज पावर 0 and that's 1 joule should be the answer of this question. तो बिल्कुल एक 1 जूल ऑप्शन है इसमें एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो फॉर्मूला है और जो मैं कंसेप्ट समझाया कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, तो लॉस ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, बट इसका इनिशियली पोटेंशियल 0 है, वो 0 करके आपने बाकी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. उसके बाद A and B are two condensers of capacities 2 microfarad and 4 microfarad. They are charged to potential difference of 12 and 6 respectively. तो आपके पास if they are connected now connected plus to so that तो बिल्कुल ऐसे आपके पास दो कंडेंसर्स है, ऐसे है. तो आप इसका डाटा इसमें से लिख दीजिए. A and B दो है आपके पास, दो कंडेंसर्स है आपके पास, दो कैपेसिटर्स है. इसका माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी है, इसका 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी है, दिया गया है. दे आर कनेक्टेड टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12. इसका 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका 16 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने कनेक्ट किया था. इफ दे आर नाउ कनेक्टेड पॉजिटिव टू पॉजिटिव, अगर इसका ये प्लेट पॉजिटिव है तो इसका ये प्लेट पॉजिटिव है, तो इसका अगर ये नेगेटिव है तो इसका भी ये नेगेटिव. ये सारा क्वेश्चन में दिया है. इफ दे आर नाउ कनेक्टेड लाइक दिस, द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द कनेक्टिंग वायर इज, हमें बोलना जो अगर हमने ऐसे इनको कनेक्ट किया तो जो चार्ज है वो कनेक्टिंग वायर में कितना फ्लो होगा और कहां से कहां फ्लो होगा. तो देख लीजिए आप, क्योंकि इसका पोटेंशियल जो है पहले का पोटेंशियल जो है दे आर कनेक्टेड टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 एंड 6 है, दूसरे का 6 है, सॉरी दूसरे का जो पोटेंशियल है मेरे बच्चों दैट इज 6 हियर. तो फर्स्ट आई विल मेक दिस अगेन 16 नहीं 6 है ये, तो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस 4 माइक्रोफेरेड 6 वोल्ट. तो यहाँ पे डाटा अगर आप स्कैन करेंगे, इसका पोटेंशियल 12 है, इसका 6 है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो चार्ज ए से बी ही फ्लो होना चाहिए, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज ए और बी वाला, ए टू बी ही ऑप्शन होना चाहिए. तो ये है, तो थर्ड भी गलत है और फोर्थ भी गलत है. तो इससे हमने दो ऑप्शन पहले उड़ा दिए, थर्ड एंड फोर्थ हो ही नहीं सकता. तो ये होता है प्रोबेबिलिटी बढ़ाने का तरीका. तो अब इन दो को हमें स्कैन करना है. देख लीजिए, अगर हम इस कैपेसिटर की बात करें, हम इसका इनिशियल चार्ज निकालते हैं, तो चार्ज होता है बराबर CV, और मैं इनिशियल चार्ज निकाल रहा हूं, तो इनिशियल चार्ज हो गया QI, C इसका 2 है, इंटू V इसका 12 है, तो ये होता है 24 माइक्रो कूलम इज द इनिशियल चार्ज. तो जब इनिशियल चार्ज ये है, अब आपने जब कनेक्ट किया तो ये कॉमन पोटेंशियल पे आएंगे. तो वी विल कैलकुलेट देयर कॉमन पोटेंशियल. द कॉमन पोटेंशियल विल बी, सो कॉमन पोटेंशियल होता है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2. तो हमने इनका कॉमन पोटेंशियल निकाला. आपने ऐड क्यों किया? क्योंकि ये पॉजिटिव विद पॉजिटिव बोल रहा है, दैट्स व्हाई. अब कॉमन पोटेंशियल आराम से हमें आ जाएगा इधर, तो मैं यहां इसको कैलकुलेट करता हूं कॉमन पोटेंशियल को. आई विल कैलकुलेट इट हियर. तो C1 जो है दैट इज 2 इंटू 12 प्लस C2 जो है आपका दैट इज C2 इज 4 इंटू 6 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 हो गया, C1 प्लस C2 हो गया 4 प्लस 2 इट इज 6. तो ये हो गया कॉमन पोटेंशियल हो गया 24 प्लस 24 डिवाइड बाई 6, तो ये होता है 8, ये होता है 4 और 48 डिवाइड बाई 6 8 होता है दिस इट इज पोटेंशियल इज 8 वोल्ट. 8 वोल्ट इज द पोटेंशियल. तो कॉमन पोटेंशियल जैसे आ गया, अब कॉमन पोटेंशियल तो ये भी अब जो है 8 वोल्ट पे आ जाएगा और ये भी जो है अब 8 वोल्ट पे आ जाएगा, बिकॉज दिस इज देयर कॉमन पोटेंशियल. अब जब कॉमन पोटेंशियल ये हो गया, अब कॉमन पोटेंशियल ये हो गया, तो हम अब इस कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, कॉमन पोटेंशियल. तो फाइनल चार्ज जो है Q फाइनल आपका जो होना चाहिए दैट्स अगेन C इंटू V. अब C जो है इसका तो 2 ही है, बट कॉमन पोटेंशियल अब इसका जो है 8 है. 8 2 होता है 16, तो फाइनल चार्जेस 16 माइक्रो कूलम. अब आप देख लीजिए, इनिशियल चार्ज है 24, फाइनल ये है, तो फ्लो कितना हुआ? तो फ्लो जो हुआ, चार्ज फ्लोन जो है इधर फ्लो हुआ बराबर 24 माइनस 16 दैट्स 8 माइक्रोकूलम शुड बी द आंसर एंड A to B is the answer. तो 8 माइक्रोकूलम फ्रॉम A to B is the right answer of this क्वेश्चन. तो 8 माइक्रोकूलम फ्रॉम A to B, पहला ऑप्शन बी उस हिसाब से गलत हो गया. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कॉमन पोटेंशियल एंड ये कैपेसिटर कंडेंसर बेस्ड क्वेश्चन. उसके बाद 64 स्फेरिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस दिस एंड कैरिंग 5 कूलम कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप. द कैपेसिटी इट्स कैपेसिटीज, तो हमें छोटे छोटे जो है 64 ड्रॉप्स जिनका रेडियस ये है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें
दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स। पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और हमने अपनी फिनिशिंग टच में डिस्कस किया था। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें 2-4 चीजें हैं वो आप आराम से पढ़िए। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स में जो बड़ा अब 60 छोटे छोटे मिले तो बड़े का जो रेडियस होगा दैट्स n रेज्ड पावर 1/3 टाइम्स स्मॉल r। ये आपने फॉर्मूला पढ़ी होती है। बड़े का रेडियस हो गया 64 ड्रॉप्स रेज्ड पावर 1/3 और हर छोटे ड्रॉप का रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया 4 रेज्ड पावर 3 इंटू 4 रेज्ड पावर 3 इंटू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 3 कट जाएगा। r इज इक्वल टू 8 जो है सेंटीमीटर विल बी द रेडियस ऑफ द बिगर वन। तो आपका जो है बड़े का रेडियस आ गया 8। अब जब रेडियस आ गया हमसे क्या पूछा जा रहा है, इट्स कैपेसिटी। तो अब बड़ा स्फीयर जो आपका बना तो रेडियस उसका अब 8 सेंटीमीटर आ गया। 8 सेंटीमीटर इज द रेडियस। तो हमें इसकी कैपेसिटी पूछ रहा है ये। तो आपको पता होना चाहिए दैट क्यू होता है बराबर दैट क्यू इज इक्वल सी वी। तो सी इज इक्वल क्यू बाई वी के हिसाब से जो इनकी कैपेसिटी होती है स्फेरिकल कंडक्टर्स की, इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो सी इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9। ये आपने पढ़ा होना चाहिए। एक्चुअली इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ये। तो ऊपर चला गया ये, तो सी हो गया बराबर आर जो है आपका 8 सेंटीमीटर है तो 8 इंटू 10 रेज़ पावर -2 और ये हो गया 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9 इंटू 10 रेज़ पावर 1 क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इनवर्स है। तो ये ऊपर चला जाएगा 10 रेज़ पावर -9 और ये हो जाएगा 10 रेज़ पावर -11 एग्जैक्टली। सी हो जाएगा बराबर 8/9 इंटू 10 रेज़ पावर -11 फैराड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इज इक्वल 8/9 इंटू 10 रेज़ पावर -11 वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स कहते हैं। आपको ये फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए। कैपेसिटेंस, रेडियस, तो बड़े ड्रॉप का रेडियस जो छोटे मिले 8 सेंटीमीटर और फिर उस बड़े ड्रॉप का जो है कैपेसिटेंस जो है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्योंकि बड़े ड्रॉप का एक्चुअली पोटेंशियल होता है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा क्यू बाई वी होता है सी, तो क्यू बाई वी ही होता है बच्चों सी, और सी हो गया बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये मैंने प्रूव भी कर दिया और उसी हिसाब से आपने फॉर्मूला ड्रॉप करके आंसर जो है निकाल दिया। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफिनाइट सीरीज वाला भी मैंने नहीं छोड़ा इसमें। एन इनफिनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 1 मिलीफैरेड, हर एक का कैपेसिटी 1 मिलीफैरेड है, आर कनेक्टेड इन द फिगर। तो इनफिनाइट सीरीज का क्वेश्चन है। देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। देख लीजिए अब इसका 1 मान लो इसकी कैपेसिटेंस सी है, तो ये दो सीरीज में है ना, ये दो जब सीरीज में है तो सीरीज में जो है सी दोनों का तो 1 मिलीफैरेड है, तो मैं फिलहाल मान रहा हूं इनका वैल्यू सी है। तो ये हो गया सी, तो पैरेलल में जो है 1/c करके ये हो जाएगा c/2। ये हो गए 4 कैपेसिटर्स तो इनका हो गया c/4। ये है 8 कैपेसिटर्स तो इनका हो गया c/8। ये हो गए 16 कैपेसिटर्स तो इनका हो गया c/18। और फिर ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में है तो इनका C इक्विवेलेंट होगा बराबर C प्लस c/2 प्लस c/4 प्लस c/8 प्लस सो ऑन। तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा, C बाहर, ये बनेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस सो ऑन। तो मुझे दिख रहा है दैट इट इज सिंपली GP, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ मैथमेटिक्स। और जब भी GP होता है तो सम होता है बराबर A डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ए होता है फर्स्ट टर्म और आर होता है कॉमन रेशो। अगर आप देखोगे कॉमन रेशो इस सीरीज का 1/2 है, तो यहाँ A जो है वो 1 है और R जो कॉमन रेशो है वो 1/2 है। तो C इक्विवेलेंट इस क्वेश्चन का C इंटू तो A इज फर्स्ट टर्म 1 डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशो इज 1/2। तो ये होना चाहिए C इंटू इट इज 1 डिवाइडेड बाई इट इज 1/2। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल C इंटू दिस। तो C इक्विवेलेंट हो गया बराबर 2C। तो 2C शुड बी द आंसर। बट C का वैल्यू 1 मिलीफैरेड है तो C इक्विवेलेंट होना चाहिए 2 मिलीफैरेड शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया GP बेस्ड क्वेश्चन। 2 मिलीफैरेड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एंट्रेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस को हम पॉइंट पोटेंशियल से करते हैं। ऐसा मैंने एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी डिस्कस क्वेश्चन किया, तो ये भी उड़ा देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। इन द एडजॉइनिंग सर्किट द कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने बोला कि पॉइंट पोटेंशियल एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आपके रजिस्टर के कॉम्बिनेशन हो, कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन हो, तो ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है। तो मान लीजिए हमें ए एंड बी में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। पॉइंट पोटेंशियल कहता है इस पॉइंट को असाइन अगर पोटेंशियल ए किया तो ये चूंकि ये शंट है, वायर है, तो ये सारा VA हो गया, मतलब इसका एंड ये सारा VA, ये सारा VA कैरी किया इसने पोटेंशियल। तो ये भी पोटेंशियल VA, ये भी पोटेंशियल VA। तो उसके बाद ये पॉइंट मान लीजिए आप VB पे है, तो ये VB हो गया और ये एंड भी VB हो गया। नाउ टेल मी वन थिंग, देखो VA VB में दो कैपेसिटर है पैरेलल में, सीरीज में। अगर ये सीरीज में होते हैं तो ये हो गया C/2। सीरीज में होता है C/2 क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन बिल्कुल आपके रेजिस्टर के अपोजिट होता है। तो ये भी A और B में है C/2, ये भी A और B में है C/2,
पोटेंशियल में, मतलब आपके पास दो ही पोटेंशियल है, एक VA है और दूसरा VB है, और उसमें एक जो है एक ग्रुप ऑफ सीरीज में है, उनका ये है सीरीज में होता है वो C/2, फिर VA माइनस VB, तो ये उड़ा दिया। अब इसको देख लीजिए, ये भी इसी में है तो ये फिर से C/2, इसको भी उड़ा दिया। अब इसको देख लीजिए, ये VA माइनस VB में, इसमें उड़ा दीजिए इसको, तो ये फिर से हो गया C/2, और लास्ट में ये उड़ा दीजिए आप, ये भी हो गया C/2। खेल खत्म। ये सारा है C/2 और C/2 एंड C/2 पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट होगा बराबर, पैरेलल में ऐड होता है, इट इज C/2 प्लस C/2 प्लस C/2 प्लस C/2, क्योंकि पैरेलल में आप ऐड करते हो। ये हो गया बराबर 4 टाइम्स C/2, 2 2s are 4, आंसर शुड बी 2C इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 2C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चे गलत करके आ जाते हैं। देखिए, कंसीडर द सिचुएशन शोन द फिगर, द कैपेसिटर A हैज अ चार्ज Q, कैपेसिटर A पे चार्ज Q है ऑन इट वायरस B इज अनचार्ज, तो ये चार्जड है एंड दिस इज अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब इस पे चार्ज जो है, इनिशियल चार्ज वो 0 है। फिर क्या बोल रहा है, द चार्ज अपियरिंग ऑन द कैपेसिटर B अलोंग टाइम आफ्टर द स्विच इज क्लोज। जैसे आप स्विच क्लोज करेंगे तो आप बोलिए B पे कितना चार्ज अपियर होगा, तो B पे कितना चार्ज अपियर होगा, तो बच्चा कैसे स्टार्ट करता है कि इस पे चार्ज है, वो इस पे इंड्यूस करेगा, फिर वो इस पे इंड्यूस करेगा, फिर यहां से कोई ऑप्शन डिराइव कर ही देता है। मगर चूंकि स्विच क्लोज करने के बाद ये ओपन सर्किट है, सिंस दिस सर्किट इज ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट में कभी चार्ज फ्लो नहीं होता है, तो ओपन सर्किट में चार्ज डज नॉट फ्लो, चार्ज डज नॉट फ्लो। ओपन सर्किट में चार्ज फ्लो नहीं होता है। जब चार्ज फ्लो ही नहीं होता है तो फाइनल चार्ज भी वही होगा जो इनिशियल है, इनिशियल 0 है तो फाइनल भी 0 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 26। उसके बाद देख लीजिए, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल ऑन क्लोजिंग द की केस, तो जब आप की के क्लोज करेंगे तो चार्ज कितना फ्लो होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, चलिए मान लीजिए पहले की ओपन ही है, तो वो तो ओपन ही है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देख लीजिए, पैरेलल में है तो C प्लस C प्लस C 3C और 3C और C, पहले केस में C इक्विवेलेंट हो गया C प्लस इट इज 3C, इट इज C नहीं C सॉरी C इक्विवेलेंट हो गया, C इक्विवेलेंट हो गया, ये हो गया 3C और ये C है पैरेलल में, तो इट इज 1/C इंटू 1/3C। तो क्रॉस मल्टी ये हो जाएगा आपका, नहीं प्लस होता है, आई एम डूइंग रॉन्ग हियर। तो C इक्विवेलेंट हो गया बराबर, पैरेलल में क्या होता है, दैट इज C इंटू 3C डिवाइडेड बाय C प्लस 3C। वेरी गुड। तो ये हो गया 3C² डिवाइडेड बाय 4C, C कट जाएगा तो ये बना 3C/4। तो ये पहले मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली बिफोर क्लोजिंग द की। जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली तो हम निकालेंगे इनिशियल चार्ज, तो इनिशियल चार्ज होता है बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट आपका 3C/4 है मल्टीप्लाइड बाय V, सो दिस इज द इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम। फिर जैसे आप की क्लोज कर दोगे, जैसे आपने आप सेकंड पार्ट में की क्लोज कर दिया, तो ये बिल्कुल ये जो पोटेंशियल है ये यहां आ जाएगा। तो ये जब ऐसा हुआ तो ये शॉर्ट हुआ, तो ये सारा कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन से बाहर। जब ये सारा कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन से बाहर, अब एक कैपेसिटेंस है उसकी कैपेसिटेंस C है, तो फाइनल चार्ज होगा C इंटू V, तो C उसका कैपेसिटेंस और पोटेंशियल V, सो दिस इज फाइनल चार्ज। सो सेकंड, दिस इज फर्स्ट। तो चार्ज कितना फ्लो हुआ है सर्किट में, तो चार्ज कितना फ्लो हुआ है, तो चार्ज फ्लोन जो है, चार्ज फ्लोन है Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। आपका Q फाइनल अगर आप देखोगे दैट इज CV माइनस इनिशियल, दैट इज 3CV डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया बराबर 4CV माइनस 3CV, दैट इज ओनली CV/4 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। CV/4 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रिचार्ज टू अ फिक्स्ड पोटेंशियल एंड द चार्जिंग बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड। जैसे वो बोलता है ना चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, जैसे वो ये टर्म यूज करे बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, ये आप याद रखिए, हमने क्लासरूम में भी ये डिस्कस किया होता है। तो इस पे जैसे बैटरी डिस्कनेक्टेड हो गई तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज अब चेंज नहीं हो सकता। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाए, आपने एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया और फिर बैटरी आपने डिस्कनेक्ट कर दी, द लॉजिक इज दैट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ चार्ज होता है बराबर CV। अब देख लीजिए फिर क्या बोल रहा है, डिस्कनेक्ट। इफ नाउ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर मूव्ड फर्दर अपार्ट, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। अब बोल रहा है वो कि हमने प्लेट्स का डिस्टेंस बढ़ा दिया, जब प्लेट्स का डिस्टेंस बढ़ा दिया तो कैपेसिटेंस कम होगा। अगर कैपेसिटेंस कम होगा, अगर कैपेसिटेंस कम होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो पोटेंशियल को बढ़ना पड़ेगा। दिस इज लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। बिना किसी गोटे के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और जो मैंने तरीका दिया
yeah, this is considered to be the best way to solve this question. So logically the potential should increase, the voltage across the capacitor is the answer of this question. Our next question is in the adjoining circuit diagram, this R1 तो सब आपको वैल्यूज दिए, R2 R3 R1 सब दिया है, then the numerical value of the charge and the plate of the capacitor is, तो आपको कैपेसिटर पे सिर्फ चार्ज निकालना है. So this is very important, we have to calculate the charge and the capacitors. तो जब सर्किट में कुछ दिया नहीं जाता है, when it's not given, then you consider that it is steady state. जब steady state होता है तो कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट बिहेव करता है, तो कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है. ओपन सर्किट जैसे हो गया मतलब करंट जीरो हो गया. अगर करंट जीरो हो गया तो मतलब इस ब्रांच से भी करंट नहीं और इस ब्रांच से भी करंट नहीं. जब करंट नहीं होगा तो करंट यहां जाएगा, फिर यहां उसका रास्ता ये है और फिर वापस आ जाएगा. तो करंट कैसे निकालेंगे? करंट होता है नेट पोटेंशियल बाय नेट रेजिस्टेंस. तो नेट ई का वैल्यू आपको 5 दिया है, तो इट इज 5 डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस. अब आप देख लीजिए रेजिस्टेंस में R2 है, R2 आपको दिया है दैट इज 4 ओम, और यहां इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 1 ओम का दिया है. तो जब 1 ओम रेजिस्टेंस दिया है R, तो ये हो गया 5, इट इज 5 बाय 5, इट्स 1 एम्पियर. तो सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा. अब जब सर्किट में 1 एम्पियर का करंट यहां से यहां फ्लो होगा, अब हमें क्या करना है? अगर यहां करंट जो है 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, तो सिंस दीज टू आर्म्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो अगर ये पैरेलल में है तो जो यहां पोटेंशियल होगा वो यहां के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए. ठीक है. सो द पोटेंशियल हियर इन दिस आर्म शुड बी हियर. तो पोटेंशियल यहां कितना है? तो पोटेंशियल यहां है बराबर IR2, दैट इज पोटेंशियल हियर इज इक्वल पोटेंशियल इन दिस आर्म. तो इसका तो है ही नहीं, तो पोटेंशियल इसका होता है Q/C, इसका भी हो गया Q/C, तो ये हो गया 2Q/C. तो हमें Q निकालना है, तो ये हो गया IR2, तो I2 इंटू, तो Q इज I आपने निकाला है 1, R2 आपको दिया है 4, देन इट इज C जो है C दिया है 3, देन डिवाइडेड बाय 2. सो 2 2s are 4, 3 2s are 6, तो चार्ज 6 माइक्रोकूलम शुड बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट प्रिपेयर दिस क्वेश्चन फॉर योर एंट्रेंस 2. तो इसमें पोटेंशियल बराबर करके जो है आप कर सकते हैं. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में पूछा गया है एंड इज अगेन एक्सपेक्टेड. अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज चार्ज्ड एज शोन द फिगर. तो ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर आपने चार्ज किया, तो मतलब ये स्विच जो है क्लोज्ड है. तो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर आपने चार्ज किया, व्हेन द स्विच इज टर्न्ड, आपने फिर उसको टर्न किया टू पोजीशन 2, फिर आपने स्विच को उठा के इधर डाल दिया, तो परसेंटेज ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इज. तो अगर आपने इसको चार्ज किया इनिशियली, तो ये कैपेसिटर अब 2 माइक्रोफैराड का है और इसका पोटेंशियल भी है. और फिर आपने जब स्विच की पोजीशन बदल दी, तो आपने स्विच की जब पोजीशन बदल दी, यहां डाल दिया, तो ये इसके साथ अब पैरेलल में आ गया. तो आपने और एक कैपेसिटर इसके पैरेलल में डाल दिया जिसका कैपेसिटेंस है 8 माइक्रोफैराड. अब जब 8 माइक्रोफैराड है और उसका इनिशियल पोटेंशियल 0 है, तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा? ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने कैपेसिटर्स में दिखाया, दैट इज हाफ ऑफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इनटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर. तो लॉस ऑफ एनर्जी हियर इज 1/2 C1 C2 हो गया आपका 8 इंटू 2 है ना, C1 C2 इट इज 16 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 हो गया 12, नहीं सॉरी 10, C1 प्लस C2 इज 10, तो इट इज 16 डिवाइड बाय 10 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर. V2 है नहीं, तो इट इज ओनली V स्क्वायर. सो दिस इज इनिशियल लॉस ऑफ, जो जैसे आपने कनेक्ट किया, लॉस ऑफ एनर्जी. उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है? द परसेंटेज ऑफ द एनर्जी डिसिपेटेड. तो हमें इनिशियल एनर्जी इसमें निकालनी पड़ेगी. इनिशियली जब ये कैपेसिटर सिर्फ आप चार्ज कर रहे थे, तो इसकी एनर्जी थी बराबर हाफ ऑफ CV स्क्वायर. C इसका 2 है इंटू V स्क्वायर, दिस इज द इनिशियल एनर्जी. चूंकि हमें परसेंटेज निकालना है, आई विल डिवाइड द 2, तो मैं लिखूंगा del U डिवाइडेड बाय इनिशियल इज इक्वल टू, ये हो गया बराबर 1/2 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 10 V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 2V स्क्वायर. देखिए 1/2 V स्क्वायर कट गया, तो ये हो गया आपका it's 2, it is 16 by 10 into 1/2, so it's 2 8s are 16, it is 8 by 10. परसेंटेज लाने में 100 मल्टीप्लाई करिए, 0 0 कट जाएगा. आंसर शुड बी 80% शुड बी द लॉस, 80% शुड बी ऑप्शन नंबर 4. थैंक यू सो मच.